पहली बात तो यह है कि पूरे ज़िले में विधायक जितने भी विधायक हैं, या तो उनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख है, या तो उनका लड़का ब्लॉक प्रमुख है, या तो उनका भतीजा ब्लॉक प्रमुख है, तो गुणवत्तापूर्ण और निष्पक्ष काम नहीं हो सकता है। पहली बात तो यह है कि पूरे ज़िले में विधायक जितने भी विधायक हैं, या तो उनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख है, या तो उनका लड़का ब्लॉक प्रमुख है, या तो उनका भतीजा ब्लॉक प्रमुख है, तो गुणवत्तापूर्ण और निष्पक्ष काम नहीं हो सकता है। फूलन देवी थी जी, उनके ऊपर भी अत्याचार हुआ था, उसके एवज में उन्होंने कई लोगों को मारा भी, तो उनको भी ला करके समाजवादी पार्टी ने जो है एमपी बनाने का काम किया। जी जी 2004 में जब घनश्याम शुक्ला जी मरे थे तो उस समय बड़ी परिस्थिति खराब थी। मैं नेताजी से मिला तो नेताजी हमसे पूछने लगे कि वहाँ क्या हुआ है गोंडा में, सही सही बताओ। तो हमने कहा कि लोग ये कह रहे हैं कि उनका मर्डर हुआ है और लोग बहुत आक्रोशित हैं। तो इन्होंने आकस्मिक देखा, ये समझे थे कि निर्विरोध हो जाएगा, तो इसके बाद ये ईंटा पत्थर वहाँ चलाने लगे। फिर इसके बाद ईंटा पत्थर, ये मतलब भवानी भीख जी, भवानी भीख शुक्ला और उनके लड़के और उनके जितने नात रिश्तेदार थे, वो आकस्मिक वो जानते भी नहीं थे कि हम आ जाएंगे। स्वयं थे वहाँ पे? मैं स्वयं था, मेरे गाड़ी पर जो है ईंटा पत्थर चला, मेरा गाड़ी भी टूटी। तो 2009 में मैंने जवाब दे दिया नेताजी को कि हम मदद नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, गोंडा प्रभारी बना देता हूं, आप गोंडा देखिए। तो मैं पंडित सिंह का चुनाव देखने लगा। तो उस समय मैंने ब्रजभूषण सिंह की मदद तब नहीं किया जब पार्टी में थे। तो अब तो कोई सवाल ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की मदद करें। मुलायम सिंह के कहने के बाद भी मैंने मदद नहीं किया। उन्होंने कहा और नंदिता जी के सामने कहा कि नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। आज हम एक विशेष चर्चा करेंगे और इस विशेष चर्चा में हमारे विशेष मेहमान हैं बैजनाथ दुबे जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं देवीपाटन मंडल में। दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोंडा पोस्ट। आपका भी स्वागत है। 5 तारीख को सिखों का प्रकाश पर्व पड़ रहा है। मैं सबको सभी अवसरों पर, सभी उत्सवों पर आपके दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। दुबे जी, पहला मौका है जब आप गोंडा पोस्ट पर हम और आप आपस में चर्चा कर रहे हैं इस पॉडकास्ट इंटरव्यू में। बहुत सारे युवा नए मतदाता हैं जिनमें जिज्ञासा होती है अपने नेताओं के बारे में जानने के लिए। तो मैं शुरुआत इस पॉडकास्ट की करूंगा आपके जीवन परिचय से थोड़ा सा। अपनी राजनीतिक यात्रा को अगर आप ऐसे फर्स्ट टाइम वोटर्स के सामने पेश करना चाहेंगे तो क्या बताएंगे अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में? ऐसा है, मैं परसा महेशी गांव जो चौरी चौराहा के पास है वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी खेती करते थे, वो पहले जो है नौकरी करते थे PWD में। फिर इसके बाद हमारे बाबा जी का देहांत हो गया तो वो जो है नौकरी छोड़कर चले आए, खेती करने लगे। तो मैं वहीं परसा महेशी से कन्हैया लाल इंटर कॉलेज तक इंटर किया और फिर इसके बाद यहाँ डिग्री कॉलेज में BA किया, LBS डिग्री कॉलेज। हाँ, इसके बाद जो है हम नौकरी के लिए इधर उधर दौड़ते रहे तो नौकरी नहीं मिली। तो तमाम जगह जो है इंटरव्यू वगैरह दिया, गए, कुछ लगा, 1 महीना 2 महीना किया, फिर हमको नहीं भाया। फिर इसके बाद में हम ठेकेदारी करने लगे। किस शहर में गए आप नौकरी करने? नौकरी करने में इलाहाबाद गया। एक बार मेरा जो है रोडवेज में हो गया था, अच्छा, एज ए कंडक्टर के उस पर। तो मैं उसमें 1 महीना करीब काम किया। ये किस वर्ष की बात होगी? ये हमारे समझ से 80 की बात है। 1980 की बात है। फिर इसके बाद में जो ये पंजाब नेशनल बैंक पहले देवीपाटन मंडल में जो है खुला था, देवीपाटन ग्रामीण बैंक, इसमें मैंने कोशिश किया, इसमें भी हो गया, लेकिन इसमें भी रास नहीं आया। फिर धीरे धीरे हम व्यापार करने लगे। नौकरी आपकी लग गई, आपको पसंद नहीं आया? पसंद नहीं आया। अच्छा। फिर इसके बाद मैं इधर उधर और PCS का भी एग्ज़ाम मैंने दिया, उसमें भी तैयारी किया हमने, लेकिन उसमें भी नहीं आया। तो हम बिज़नेस करने लगे, ठेकेदारी करने लगे। तो हमने जो है 1994 तक ठेकेदारी किया PWD विभाग में। PWD यानी तमाम विभागों में हम ये क्लास ये श्रेणी के ठेकेदार थे। अच्छा काम भी करते थे। 1989 में मैंने जब जनता दल था, माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे, माननीय BP सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब मैं जनता दल ज्वाइन किया था। और चुनाव हुआ, उसके बाद जो है 1991 में जो है समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। फिर 93 में मैं राजनीति बहुत छोटे स्तर पर करता रहा जी। बाद में जो है 1996 में मैं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीता। यहीं से हमारी जो है राजनीति का जो है सफर चालू हुआ। किस ब्लॉक से आप लड़े? ब्लॉक हल्दर मऊथा हमारे गांव का ब्लॉक है, वहीं पर जो हम पहले BDC जीते थे। हम कोई प्रमुख ही नहीं लड़ना चाहते थे। अच्छा।
लेकिन बीडीसी गांव वालों ने हमको लड़ा दिया, तो हम लड़ गए, दूसरे गांव से लड़े थे। हमारा गांव रिजर्व था, तो हम निकट के गांव गुरसड़ा से हमने जो है वहाँ पर्चा भरा और गुरसड़ा से हम चुनाव जीत गए। जीतने के बाद 7-8 महीना चुनाव नहीं हुआ, तो उस बीच में मुझे कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जो है बावन सिंह के, श्री बावन सिंह के परिवार वालों ने बड़ा जो है लोगों को चिढ़ाना शुरू किया कि प्रमुखी लड़ेंगे और इसके बाद उनको कोई प्रस्तावक समर्थक नहीं मिलेगा। तो लोग हमको बताते गए कि ऐसा ऐसा चिढ़ा रहे हैं, जबकि हम उनके उस परिवार के नज़दीक थे, लेकिन वो नाजायज़ में जो है हम, मतलब ब्लॉक प्रमुखी जब आप लड़े उससे पहले आप उस परिवार के नज़दीक? ना ब्लॉक प्रमुखी लड़े उसके पहले हमारी जो है, हमारा घर उनका श्री बावन सिंह का घर बिल्कुल पास में पड़ता है। तो माननीय श्री राम सिंह जी वो एमएलए थे, वो पहले एमएलए नहीं थे, तब भी हमारे पास, मैं यहाँ ठेकेदारी करता था, तो वो मेरे पास आते जाते थे और कभी कभी जो है मेरी गाड़ी भी ले जाते थे, उस गाड़ी से चलते भी थे। उनके पास जीप नहीं थी, मेरे पास जीप थी। तो उसको लेकर के जाते, 2-4 दिन चलते थे, फिर इसके बाद वापस कर देते थे या हम मंगा लेते थे। तो हमारा उनका अच्छा संबंध था, लेकिन मैं बीडीसी लड़ गया, तो फिर इसके बाद में उनसे संबंध खराब हो गया। तो वो लल्लू तिवारी जी को ब्लॉक प्रमुख लड़ाना चाहते थे, और मैंने भी जब चुनाव जीता बीडीसी का, तो उनके पास मैं गया स्वयं कि आपका ये वोट पक्का है, मैं बीडीसी जीता हूँ, आपको वोट दूंगा। लेकिन उन लोगों ने चिढ़ा करके फिर इसके बाद मैं लड़ गया तो जीत गया। तो 2001 तक मैं ब्लॉक प्रमुख था। 2001 में हमको बीडीसी हम 4 जगह से भरे थे, तो 4 जगह में जहाँ हम भरे थे वहाँ पर सब एप्लीकेशन इन्होंने डलवा दिया खारिज करने के लिए। और 4 जगह से क्यों अप्लाई किया? 4 जगह से एक आदमी चुनाव लड़ सकता है। नहीं, आपने अप्लाई क्या सोचा आपने कि जो 4 जगह से? अप्लाई इसलिए किया था कि बाद में हम उठा लेंगे। 2 जगह मेरी वाइफ का था, 2 जगह मेरा था। तो उसमें संभावना ये थी कि अब पहले हमें जो है पुरुष था तो महिला हो सकता था। तो हमने इसलिए दाखिल किया कि ये पुरुष होगा तो हम लड़ेंगे और महिला होगी तो वाइफ लड़ेंगी। तो 2 जगह से वाइफ को भरा था, 2 जगह से अपना भरा था कि आपके पास ऑप्शन उपलब्ध रहे। इसलिए मैंने जो है बीडीसी लड़ा। लेकिन ये जो है पूरा भ्रष्टाचार करके काउंटिंग में जो आदमी कर्मचारी थे उनको ना लगा करके प्राइवेट आदमियों ने मेरा जो है काउंटिंग किया और चुनाव मुझको हरा दिया। जब हार गया तो मैं बावन सिंह से मिला और हमने उनसे हाथ मिलाया कि आपने हमको बीडीसी हरवा दिया है, मैं आपको विधायकी हरवा दूंगा। और वहीं से हमारा जो है इनका टसल का काम शुरू हुआ। वहाँ से आप विधायकी की तैयारी करने लग गए? वहाँ से विधायकी की तैयारी तो मैं नहीं करने लगा जी। हम लोग सभी लोग चाहते थे कि विनय पांडे जी उस समय यहाँ पर जो है मंत्री थे और जिला पंचायत के अध्यक्ष बने थे। हम सभी लोग जितने क्षेत्र के मानिंद लोग थे, जो मतलब प्रधान थे या जिला पंचायत सदस्य थे, हम सब लोग मिलकर के उनको लड़ाना चाहते थे। बाद में उन्होंने मना कर दिया। विनय पांडे उर्फ विन्नू पांडे तो उन्होंने मना कर दिया। फिर इसके बाद में हमारे जो उस समय अगुआ पार्टी के थे वो आदरणीय महफूज खां थे जी। तो महफूज खां जी उस समय जिला उपाध्यक्ष थे। तो उन्होंने कहा कि कोई चुनाव लड़ नहीं सकता है, अब आपके पक्ष में लहर है तो आप लड़िए। लेकिन मैं भाग रहा था, किसी तरह से लड़ने से बच रहा था। आप क्यों लड़ने से बच रहे? नहीं, हम चूँकि हम बिजनेस करना चाहते थे, हम राजनीति में नहीं जाना चाहते थे। चूँकि मैं घर का अकेला था, माँ बाप का, तो राजनीति में बहुत जो है मेहनत होती है। तो इसलिए ये सोच करके कि मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता था और मैं अपने कारोबार में लगा रहना चाहता। तो मुनीम जी के पास हम लोग गए। मुरलीधर मुनीम उस समय पहले एमएलए थे, उनके पास गए कि जो है आप चलिए और नेताजी से बात किया जाए और आप चुनाव लड़िए। तो उन्होंने कहा कि हम राजनीति जो है राजा साहब के उसमें करते हैं। नेताजी मतलब मुलायम सिंह? माने मुलायम सिंह, हाँ। तो वो उन्होंने कहा कि हम जो है राजा आनंद सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं और वो टिकट दिला पाएंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे और नहीं दिला पाएंगे तो नहीं लड़ेंगे। इसी बीच में जो है सुरेश शुक्ला जी उस समय जनता दल में थे और फिर समाजवादी जनता पार्टी बनी थी, फिर समाजवादी पार्टी बनी। तो उस समय जो है सुरेश शुक्ला जी को टिकट मिल गया। जो टिकट मिल गया तो लोग हमारे यहाँ आए तो हमसे कहे कि नहीं निर्दलीय लड़िए। तो हमने कहा निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। इसी में पंडित सिंह आ गए, वो विधायक थे उस समय, और महफूज खां साहब आ गए, एसपी यादव आ गए, और इन लोगों ने कहा कि चलिए हम लोग नेताजी से बात करेंगे। और तमाम लोग यहाँ हमारे घर पे भीड़ लग गई और ये दबाव पड़ने लगा कि आप निर्दलीय लड़िए। क्योंकि उस समय गन्ना किसानों की लड़ाई हमने लड़ी थी। 17 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का मैजापुर चीनी मिल में बाकी था, तो किसानों की लड़ाई लड़ी थी। कुछ पैसा उसमें मिला था, कुछ पैसा नहीं मिला था।
तो लोग हमारे पक्ष में थे कि किसानों की बात रखते हैं, मजदूरों की बात रखते हैं जी। तो इसलिए हमारे पक्ष में थे। तो इसलिए पूरा मेरा घर के आसपास पूरा सब जो है लोग आ गए मोटरसाइकिल से, साइकिल से, और कहा नहीं चुनाव लड़ना है। तो जब हमारे माननीय पंडित सिंह जी आ गए और एसपी यादव जी आ गए तो ये हमको अपने गाड़ी से लेकर के लखनऊ गए। अच्छा। लखनऊ गए तो वहाँ पर जो है कमरुद्दीन चेयरमैन साहब भी साथ में गए थे। उसमें बहुत बड़ा योगदान था कमरुद्दीन चेयरमैन का। और नेताजी दांत दिखाने गए थे, दांत उनका दर्द कर रहा था और टिकट बट रहा था और इनका फाइनल हो गया था सुरेश शुक्ला जी का। तो कमरुद्दीन चेयरमैन साहब रास्ते में जब कार आई तो वो खड़े हो गए हाथ दोनों करके। तो नेताजी ने रोका और कहा ये क्या बदतमीजी है, रास्ता रोकते हो तुम, मतलब मजाक में कहा। तो इन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण मामला है, तब इसलिए जो है आपके गाड़ी के आगे खड़ा हो गया और चोट भी खा जाता तब भी आपको रुकना पड़ता। तो इसी बात को लेकर के कहा कि क्या बात है। तो कहा कि हम कटरा में टिकट जो है हम लोग दूसरे का चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सब आदमी किसके हैं। तो वहाँ भीड़ बहुत काफ़ी लगी थी तो वो लोग मेरा नारा लगा रहे थे। तो नेताजी जो है सबसे हाथ मिलाने लगे। उसी हाथ मिलाने में सब लोगों ने कहा कि बैजनाथ दुबे जी को टिकट दीजिए, जिता कर लाएंगे। तो उन्होंने एक बार पूछा कि ये सब बैजनाथ दुबे के साथ आए हैं। तो सब लोगों ने, उसमें कई जगह के थे, हमारे क्षेत्र के सब नहीं थे, लेकिन सब लोग बोल दिए, जिले के लोग थे। तो कहा अच्छा ठीक है सब लोग अंदर आओ। तो हम तो नहीं गए, बाकी जो है एसपी यादव को, पंडित सिंह को और इनको कमरुद्दीन चेयरमैन को और महफूज खां को, चारों लोगों को अंदर लेके गए। ये पहली बार आपका आमना-सामना नेताजी से हुआ था? पहली बार नहीं, नेताजी से मैं तो पहले बार कई बार मिला था। एज ए ब्लॉक प्रमुख मिलता था, लेकिन चूंकि वो आए थे यहाँ और चुनाव जो है उपचुनाव हार गए थे यहाँ पर 1995 में, तो बहुत वो नहीं थे कि हाँ जीत जाएगी सीट। तो इसलिए वो पुराने कार्यकर्ता थे शुक्ला जी, शुरू से जब से जनता दल बनाया, जब से नेताजी वो हैं उनके साथ लगे रहते थे सुरेश शुक्ला जी। तो उनका अपना कर्मठ कार्यकर्ता समझ करके उन्होंने टिकट उनको दिया था। लेकिन चूंकि उनका क्षेत्र नहीं था, इस लोग चाहते थे कि टिकट कोई किसी मजबूत आदमी को मिले। और उस समय जो ब्लॉक प्रमुख और अन्य थे वो भी हमारे साथ थे, सारे ब्लॉक प्रमुख हमारे साथ हमारे क्षेत्र के थे। फिर विधानसभा की टिकट की क्या बात हुई? तो विधानसभा की टिकट की बात, ये वहाँ ये रोने लगे महफूज खां कि अब की बार हमको मौका मिला था हराने के लिए और आप टिकट दूसरे को दे दिए हैं, वो बाहरी है, नहीं लड़ पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जाओ उसको लड़ाओ, यदि इतना सब लोग गंभीर हो तो जाओ लड़ाओ, हम टिकट दे देंगे। फिर हम लोग वहाँ से चले आए, पंडित सिंह के यहाँ जो कमरा था उनका, कुछ लोग उनके यहाँ रुके, कुछ उन्होंने होटल भी करा दिया था। तो उस होटल में हम लोग रुके और रात में दैनिक जागरण का कार्यालय बगल में था। रात में हम लोग जो है 2 बजे वहाँ गए। हमारे साथ जगदम्बा सिंह कोल्हार गांव के थे जी। तो वो हमारे बहुत निकटतम, मतलब हमारे साथ ठेकेदारी भी करते थे। और हमारा उनका बहुत बैठता था। वो कि तो हमारे यहाँ रुकते थे या तो हम जाकर के कोल्हार गांव रुकते थे कभी कभी। जिनका पोता सिद्धार्थ, अभी सिद्धार्थ, हाँ, जिनका नाती उनके भाई का, उनके भतीजे का लड़का है। तो उसके पिताजी की शादी में भी मैं गया हूँ, पट्टी प्रतापपुर जो है उस समय 89 में हुआ था शादी। तो वो जो है वो रात भर सोए नहीं और बहुत रोए और बहुत इधर उधर करवट पलटे और कहा कि दुबे जी बड़ा धोखा हो गया। तो हम कहा तो ईश्वर जो चाहेंगे होगा। फिर वो 2 बजे चले गए दैनिक जागरण वहाँ कार्यालय पर। तो वहाँ पेपर सब जा रहा था गाड़ियों में लद करके। तो उसमें से एक पेपर उन्होंने निकाला तो उसमें मेरा नाम छपा था। तो दौड़ते लेकर के आए कि जो है टिकट मिल गया। फिर हम लोग वहाँ से आए तो वहाँ से हमने सवेरे टेलीफोन किया तो यहाँ कटरा, बालपुर, कौड़िया में खूब गोला दगा, खूब लोग जो है अपना खुशी मनाए। तो फिर हम आए, पर्चा दाखिल किया और ईश्वर की कृपा से उस समय उनके खिलाफ जनमानस था बावन सिंह के खिलाफ, तो हम जीत गए। सो ये किस वर्ष की बात है? ये 2002 की बात है। तो अगली विधानसभा हुई, उसके बाद फिर आपने किस्मत आजमाई? हाँ, 2002 में जब विधायक बने हम तो जो 17 करोड़ रुपया किसानों का बकाया था उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी। पहले मैं पहले नेताजी से भिड़ा। नेताजी हमको डांट दिए। उन्होंने कहा कि ये प्राइवेट कंपनी को हम पैकेज नहीं दे सकते हैं। हमने कहा किसानों के लिए पैकेज दे दीजिए। तो उन्होंने कहा प्राइवेट फैक्ट्री को हम पैकेज नहीं दे सकते हैं, हम कोर्ट में मदद करेंगे। तो उन्होंने जो है एक वकील करा दिया, एक वकील हमने किया। हाई कोर्ट में मैं जीत गया चुनाव केस। तो फिर वो पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई। उसमें इलाहाबाद बैंक भी इन्वॉल्व था, इलाहाबाद बैंक वाले गए थे। फिर वहाँ पर जो है लगभग 6 महीना लगातार पेशी हुई और फिर इसके बाद मैं वहाँ से जो है केस जीत गया। 17 करोड़ के 17 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चीनी रखी है वो किसानों की है। बैंक कह रहा था ये मेरी है
और मैं कह रहा था कि जब आपकी है, आपने पैसा दिया तो किसानों के बैंक खाते में दिया नहीं। जो उनका किसानों का सामूहिक खाता था उसमें उन्होंने ना दे करके एक्सप्लोसिव एक उनका फैक्ट्री थी, यूनिट थी, उसमें उन्होंने पैसा दे दिया था। तो जब किसान के खाते में पैसा नहीं गया तो उनका पैसा तो था नहीं, चीनी। तो मैंने कहा चीनी हमारे किसानों की है, वो कह रहे थे बैंक की है। यही हमारी उनकी लड़ाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, गन्ना किसानों ने दिया है, चीनी किसानों की है और इसको तुरंत नीलाम करके पूरा पैसा दिया जाना चाहिए। तो आदेश हो गया सुप्रीम कोर्ट से। फिर इसके बाद में चीनी बिकी। चीनी में 8-9 करोड़ रुपए कुल चीनी थी, बीच में गड्ढा था, किनारे किनारे चीनी लगी थी। उसमें जो है बैंक वाले सीबीआई चले गए हाई कोर्ट कि इसकी सीबीआई जांच की जाए, इसमें जो है चीनी जो थी इसको इन्होंने बेचवा दिया। फिर सीबीआई जांच हुई। सीबीआई में हमसे 6 घंटा सीबीआई वालों ने पूछा। अच्छा। पूछताछ किया डा बंगले में, और नायब तहसीलदार थे, एसडीएम थे, और वहाँ का जो स्टोर देखता था वो था। 6 घंटा तक पूछताछ किए। बाहर भीड़ लगी रही पूरी कि ऐसा ना हो अरेस्ट कर ले। तो मैंने पूछा कि मेरे पास कागजात है, मैं कागजात बहुत मजबूत रखता हूँ। तो हमने कहा मेरे पास कागजात, हर महीने में पूछता था कि आपके यहाँ चीनी कितनी बनी और कितना किसानों को पैसा दिया गया, कितना बकाया है। तो हर बार वो हर महीने में देते थे। तो जितनी चीनी बनी है उसका मेरे पास रिकॉर्ड है। तो उन्होंने कहा रिकॉर्ड ले आइए। तो मैं घर पे आया और पूरा रिकॉर्ड फाइल लेकर के गया और उनको दिखाया। तो उन्होंने चीनी का रेट वो जोड़ा कि कितना बोरा हुआ, उतना जोड़ा। तो जितना चीनी बिकी थी उतनी चीनी निकली। तो इसके बाद में फिर उन्होंने लिख दिया। तो वो इलाहाबाद बैंक वाले जेल चले गए। अच्छा। और हम किसी तरह बच गए। फिर इसके बाद में हम चीनी मिल जो है चिलवरिया में, सब गन्ना किसान जाते थे वहाँ, तो बड़ा दुर्भाव होता था। तो हम जो है बजाज चीनी मिल से वहाँ गए, गोला गोकर्णनाथ वहाँ से मिले कि एक चीनी मिल है, इसको आप ले लीजिए। तो वो आए देखने। इसके बाद बलरामपुर चीनी मिल वालों ने हमसे संपर्क किया कि आप हमको दिलवा दीजिए और हम पूरा पैसा आपको दे देंगे किसानों का, और इसको ठीक से चलाएंगे। तो फिर इसके बाद में दोनों की हमने बात कराया दिल्ली में। ओके। दिल्ली में बात करा। सारी कंपनी के जो है एग्जीक्यूटिव अफसर इधर से भी उधर से भी आए, बात हुई और उन्होंने जो है चेक काट करके चीनी मिल को दे दिया और उन्होंने पैसा दे दिया। इसके बाद किसानों का पैसा 2005 में सारा 17 करोड़ रुपया, 5 जो है समितियां थी, जिसमें गोंडा था, भभुआ था और मैजापुर था और 2 समिति और थी। 5 समितियों का पैसा 17 करोड़ रुपया निकला। तो फिर हाहाकार मच गया। सब लोगों ने 2007 में हमको फिर जिता दिया जी। तो 2007 से 12 तक बसपा की गवर्नमेंट थी। बसपा का जो है यहाँ लहर थी, उस लहर में हम जीत गए। हम और नंदा जी 2 लोग जीते थे यहाँ से। जी, जी। तो फिर 7 से 12 तक हम एमएलए थे। ऐसा लगता है कि ये काम अभी मेरा अधूरा रह गया था। अगर मैं विधायक होता तो इस काम को ज़रूर करता। अधूरा काम अपना किसको समझते होंगे? ऐसा है कि मैं बहुत गरीबी से उठा हूँ जी। तो 6 और किसानी करके मैं पढ़ा हूँ जी। और आगे बढ़ा हूँ। इसलिए किसानों के प्रति हमें बहुत जो है उदारतापूर्वक उनके बारे में सोचता हूँ, उनके बारे में कष्ट होता है। और काफ़ी दिनों तक मैं घूम घूम करके जगह जगह पर फार्म भरा, फिर इसके बाद नहीं हुआ। बेरोज़गारी मैंने 3-4 साल तक झेली है। और अपने बच्चे को मैं, जो बड़ा लड़का था हमारा विनय, उसको मैं दूध भी पिलाने की स्थिति में नहीं था, जो डिब्बा वाला दूध होता था। तो मैंने बहुत गरीबी झेली है। उस गरीबी को देख करके मेरा ये मन करता है कि एक बार मुझे मौका मिले तो किसानों और बेरोजगार नौजवानों के लिए कुछ मैं कर पाऊँ, तभी मेरा जो है ये राजनीतिक सफ़र सफल होगा। और जिस दिन मैं कर दूंगा उसी दिन राजनीति से त्यागपत्र दे दूंगा, उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा। रोजगार की व्यवस्था करेंगे आप, वो आपका टारगेट है। हाँ। और जिस दिन वो संपन्न हो गया, हाँ, उसी दिन राजनीति ध्येय पूरा हो जाएगा। हाँ। और फिर राजनीति से संन्यास अलविदा कर देंगे, संन्यास ले लेंगे। जो आपने व्यक्तिगत अपना उद्देश्य बताया कि रोजगार लोगों को मिलना चाहिए, हम भी विभिन्न नेताओं से चर्चा करते हैं। रोजगार में बड़ा अहम मुद्दा होता है। ऐसा क्यों है कि गोंडा के अंदर रोजगार के अवसर, बसपा का भी कार्यकाल भी रहा, सपा का भी रहा, भाजपा के कार्यकाल कल्याण सिंह की सरकार थी, 2 बार से योगी आदित्यनाथ सरकार है, ये रोजगार के अवसर सृजन नहीं हो पा रहे। देखो, जो राजनीतिक लोग हमारे ज़िले में हैं उनका एकमात्र काम है पैसा कमाना। पैसा कमा करके उद्योगपतियों में अपना नाम जो है लिखवाना है। तो कोई आदमी बेरोजगार के लिए कोई तैयार नहीं होता है कि मेहनत करके कोई फैक्ट्री लावे। ये 4-5 अच्छे नेता हमारे ज़िले में हैं। और आनंद सिंह जी डायरेक्ट जो है इंदिरा जी से वो थे, जुड़े हुए थे। डायरेक्ट राजीव गांधी से जुड़े हुए थे।
डायरेक्ट बीपी सिंह उनके समधी ही थे। तो वो एक फैक्ट्री, आईटीआई फैक्ट्री वो लाए, वहाँ पर कुछ लोगों को रोजगार मिला जी। और हमारे जो सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी थे, ये भी बहुत अच्छी पकड़ वाले थे, लेकिन इन्होंने कोई प्रयास फैक्ट्री इत्यादि के लिए नहीं किया। तो जो हमारे नेता हैं और उनके मार्गदर्शन में जो छोटे नेता हैं चल रहे हैं, जब वो देख रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल ये लोग पैसा बना रहे हैं, तो जो इतने छोटे नेता हैं वो भी उसी पथ चिन्हों पर चल रहे हैं। इसलिए बेरोजगारों के प्रति, नौजवानों के प्रति इनका कोई झुकाव नहीं है। अब मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा राजनीति के ऊपर। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आप जनता दल के समय से जो है इस समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी, जैसे समाजवाद की बात की जाती है कि हर व्यक्ति, किसी भी तबके का व्यक्ति हो, उसको लाभ मिलना चाहिए। सोशलिज्म ये कहता है, समाजवाद ये कहता है कि समाज में हर व्यक्ति को बराबर की अवसर मिले, बराबर का लाभ मिले। समाजवादी पार्टी का ये जो पीडीए फॉर्मूला है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, क्या ये समाजवाद की डेफिनेशन को सही रूप से प्रदर्शित करता है या फिर ये जातिवादिता में उलझा हुआ है? नहीं, ये सोचने का अपना तरीका अलग अलग है। पीडीए जो बना है उसमें पीड़ित भी हैं, दुखी भी हैं। यदि हमारी पार्टी राजा रघुराज प्रताप सिंह के ऊपर एक बार कार्रवाई माननीय बसपा की नेता आदरणीय मायावती जी ने किया था, तो उस समय हम समाजवादी पार्टी खड़ी हुई थी उनको पीड़ित समझ करके। आपने देखा होगा कि वो फूलन देवी थी जी, उनके ऊपर भी अत्याचार हुआ था, वो उसके एवज में उन्होंने कई लोगों को मारा भी, तो उनको भी ला करके समाजवादी पार्टी ने जो है एमपी बनाने का काम किया जी। तो समय समय पर जो पीड़ित है, दुखी है, उसको समाजवादी पार्टी सेंटर देती है। हमारे ज़िले में 2 नेता हैं, आदरणीय कीर्तिवर्धन सिंह जी, आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी। ये भी जब इनका जनाधार कमज़ोर हुआ तो ये भी समाजवादी पार्टी की शरण में आए, इनको भी शरण समाजवादी पार्टी से मिला जी। दूसरा जो फार्मूला है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पिछड़ों की संख्या बहुत है, दलितों की भी संख्या बहुत है। यदि पिछड़े और दलितों को समान अवसर नहीं मिलेगा तो एक दिन ये समय आएगा कि समाज में वो जो है विपन्नता फैलेगी और एक दूसरे के प्रति जो है सामाजिक दुर्भाव पैदा होगा। इसलिए समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो 4%, 5% लोग हैं, वो समाजवाद कई तरीके का होता है। एक समाजवाद है जो साम्यवाद था, साम्यवाद से रिलेटेड था, तो कार्ल मार्क्स कहते थे कि ये फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, बड़े आदमी नष्ट हो जाएं। लेकिन समाजवाद, एक जो जापान का समाजवाद है, वो चाहते हैं कि जो है टैक्स दें, जो बड़े आदमी हैं वो अच्छी तरीके से टैक्स दें और उस टैक्स से जो गरीब आदमी हैं, पिछड़े तबके के हैं, दलित तबके के हैं, उनका उत्थान, उनका विकास हो। समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि जो बड़े लोग हैं वो टैक्स दें और पिछड़े दलितों को भी न्याय मिले और इनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तरीके से इनको ऊपर उठाया जाए। और माननीय नेताजी के ज़माने से जो लोग चारपाई पर नहीं बैठते थे, ज़मीन पर बैठ जाते थे हमारे ब्राह्मण ठाकुर को देख करके, आज उनकी वजह से, उनके आरक्षण की वजह से, उनको सम्मान देने की वजह से आज जो है ब्राह्मण ठाकुर स्वयं जो है दलितों और पिछड़ों का वोट मांग करके उनको जिताने का काम करता है। ये सब काम समाजवादी पार्टी बराबरी का दर्जा देना चाहती है, जिससे समाज में कोई विपन्नता न फैले, किसी में रोष न फैले और देश आगे बढ़े। मतलब कि ये जो पीडीए का नारा है, जैसे आपने कहा कि वो विपन्नता के लिए और वो उन पिछड़ों को विकास की राह में लाने के लिए है, विकास की धारा में लाने के लिए है, वो जातिगत फार्मूला नहीं है। कोई जातिगत फार्मूला नहीं। जातिगत फार्मूला होता तो ब्राह्मणों को भी टिकट देते हैं, ठाकुरों को भी टिकट देते हैं, श्रीवास्तव को भी टिकट देते हैं और तमाम सवर्ण लोगों को टिकट देते हैं। तो यदि यही जात का फार्मूला होता तो उनको टिकट देते, हमको काहे टिकट देते? ऐसा नहीं है। इसको जो है हम सबका कोई उपेक्षा नहीं होती है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर अंबेडकर साहब जो है चाहते थे कि दलितों को आरक्षण मिले, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण ठाकुर के साथ कोई उपेक्षा का उसमें भाव नहीं भरा। उन्होंने जो संविधान बनाया उसमें कोई हमारे अधिकारों की कटौती नहीं किया। उसी प्रकार समाजवादी पार्टी चाहती है कि हम पिछड़ों का उत्थान तो करेंगे, लेकिन हम कोई सवर्ण सामान्य जातियों का कोई जो है कटौती करके नहीं करेंगे। हम उनको अतिरिक्त पैसा दे करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन इनके अधिकारों में कोई कटौती नहीं करेंगे, तभी बराबरी का दर्जा मिलेगा। ये जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ, इस लोकसभा चुनाव में जो देखा गया कि अखिलेश यादव का जो टिकट वितरण जिसे काफ़ी सराहा गया, वो जातिगत आधार पे ज़्यादा था कि किस लोकसभा सीट में किस जाति के मतदाता ज़्यादा हैं,
उसको फैक्टर बना के ये जो है टिकट बंटवारा किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है। इन आरोपों पर क्या ये स्ट्रैटेजी को आप सही समझते हैं या फिर इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, वो आरोप जो लगाते हैं ये काम भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में किया है। तमाम जितने प्रतिष्ठित और अच्छे नेता जो दलित समाज के थे, चाहे रामदास अठावले हों, कई नेता हम नाम नहीं लेंगे, चाहे रामविलास पासवान हो, इन सब लोगों को जोड़ करके उन्होंने जो है सामाजिक संतुलन बनाया है। यदि उसी फार्मूले को जो है समाजवादी पार्टी कर रही है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, और ये फार्मूला एकदम सही है और उसी फार्मूले से टिकट का वितरण हुआ है 2024 में, और उसी फार्मूले पर 2027 में टिकट का वितरण होगा और समाजवादी पार्टी सरकार जो है 2027 में बनाएगी पीडीए के बल पर। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, देवीपाटन मंडल की बात करते हैं। 2 लोकसभा सीट है, गोंडा लोकसभा सीट और कैसरगंज लोकसभा सीट। गोंडा लोकसभा सीट में देखा गया पीडीए का जो एक्चुअल, जब पीडीए की डेफिनेशन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव द्वारा लगातार नई नई डेफिनेशन दी जाती रही है। शुरुआत में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक था, फिर आप पीड़ित वाली डेफिनेशन बता रहे हैं, फिर ए में अगड़ों को भी कहा गया कि ए में अगड़े भी आते हैं, सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं है। यहाँ पे जब देखा गया तो फॉर्मूला देखा गया कि गोंडा लोकसभा में पिछड़ी जात से प्रतिनिधित्व दिया गया, श्रेया वर्मा जी को टिकट दिया गया, और कैसरगंज में एक ब्राह्मण चेहरा भगत राम मिश्रा जी को टिकट दिया गया। ये दोनों ही क्या पीडीए से बिलोंग करते हैं? नहीं नहीं, सामाजिक समीकरण भी देखा जाता है और पीडीए भी देखा जाता है। तो एक पीडीए को दिया गया और एक जो सामान्य वर्ग को दिया गया, तो 50% जो है सामान्य को मिला, 50% पीडीए को मिला। तो इसलिए जो है ये पीडीए भी देखा गया और सामाजिक समीकरण भी देखा गया। चूँकि कैसरगंज में ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है इसलिए ब्राह्मण को टिकट मिला, और यहाँ पर पिछड़े की संख्या ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर पिछड़े को टिकट मिला। और इसी तरह जो है बहराइच में दलितों की संख्या ज़्यादा है और दलित वो रिजर्व भी है इसलिए वहाँ पर दलित को दिया गया। और वहाँ पर जो है इस मंडल में राम शिरोमण वर्मा जी को दिया गया, वो भी पीडीए का नारा के तहत दिया गया है। मतलब माना जाए कि समाजवादी पार्टी चूँकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और ठाकुरों की संख्या पिछड़ों की संख्या के मुताबिक नहीं है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी ब्राह्मण और ठाकुर नहीं बन सकता समाजवादी पार्टी में। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब ये अलग अलग फार्मूला है। भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस का जो है कोई ब्राह्मण के अलावा कोई अध्यक्ष नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है। जैसे हमारे यहाँ राम शरण दास जी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। हमारे यहाँ जनेश्वर मिश्रा जी को बहुत बड़ा उपाध्यक्ष थे, बहुत बड़ा सम्मान मिला। अभी विधानसभा के विरोधी दल के नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे एक गुलदस्ता होता है उसमें तमाम तरह के फूल होते हैं, समाजवादी पार्टी उसी तरह सजा करके चलना चाहती है कि उसमें किसी की कोई कमी न रहे। तो गुलदस्ते में मुख्य फूल अखिलेश यादव के परिवार के लोग रहेंगे। देखो, कहीं एक खूंटा होता है, कहीं धुरी तो होती है, और धुरी को लेकर के चलना पड़ेगा। और हर पार्टी में धुरी है। कांग्रेस में जो है गांधी परिवार धुरी है, और जो है इसमें आरएसएस एक धुरी है, बसपा में मायावती जी धुरी हैं। तो एक धुरी पर लेकर के चलना पड़ेगा। जब तक खूंटा नहीं होगा तब तक खूंटे से सब लोग जो है बेअंदाज हो जाएंगे, तो खूंटा नहीं रहेगा। कभी कभी व्यक्तिगत रूप से बैजनाथ जी व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं कि क्यों सिर्फ विधानसभा तक, क्यों पार्टी में आप जैसे लोग वरिष्ठ नेता जो जनता दल के समय से जुड़े हुए हैं, क्यों नहीं आप जैसे लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक जा सकते हैं? अब ये जा क्यों नहीं सकते हैं, लेकिन वो अभी मौका नहीं आया इस तरह का। जैसे जिस समाज का वोट अधिक मिलता है जिस पार्टी में, तो आदमी उसी को हाईलाइट करता है। हमारे समाजवादी पार्टी में ये बात सही है कि ब्राह्मणों का वोट समाजवादी पार्टी को कम मिलता है, ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो इसलिए ज़्यादा वोट जो है यादवों का ज़्यादा वोट मिलता है समाजवादी पार्टी को, मुस्लिम का ज़्यादा वोट मिलता है। तो कुल मिलाकर के वो ज़्यादा बैलेंस बना करके चलते हैं। चूँकि आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, कभी अफसोस होता है इस चीज़ का कि पार्टी के अंदर उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिलता? नहीं, प्रतिनिधित्व मिलता है और जो है सम्मान मिलता है, ऐसी बात नहीं है।
कोई उपेक्षा सम्मान की बात नहीं, मैं प्रतिनिधित्व की नंबर संख्या की बात कर रहा हूं। उपेक्षा का शिकार हम लोग ने, जैसे ऐसा है कि वो टिकट ज़्यादा देते हैं, टिकट देते हैं, लेकिन जीत करके ब्राह्मण जब 60 टिकट देंगे और जीत करके 4 जाएंगे तो नेतृत्व कैसे प्रदान कर पाएंगे। तो यहीं पे अगर भाजपा, जैसे भाजपा के ऊपर आरोप लगता है कि मुस्लिमों को टिकट नहीं करती, धार्मिक राजनीति करती है भाजपा, डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, जब मैंने सबसे पहले जब इस बात को शुरू किया तो डेमोक्रेसी जाति की बात नहीं करती, डेमोक्रेसी धर्म की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि यह धार्मिक राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया गया कि जातिगत राजनीति करती है। डेमोक्रेसी कहीं खो जाती है। नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी की आप बात करते हैं तो वो सही बात है। जैसे आपने कहा कि मुस्लिम वो टिकट नहीं देती, तो उन पे आरोप लगते हैं कि मुस्लिमों को टिकट नहीं देती है, तो वो भी आप ही वाला लॉजिक देते हैं कि मुस्लिम जो हम जीतने वाले कैंडिडेट देखते हैं, हम धर्म के आधार पे नहीं बांटते, तो फिर इस आधार पे तो वो लोग भी जस्टिफाइड हो जाएंगे। नहीं, जस्टिफाइड इसलिए नहीं हो सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास 2 मुंह है। 1937 में जब सावरकर जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे और अहमदाबाद में जो सम्मेलन हुआ था, तो उन्होंने कहा कि भारत जो है 2 हिस्सों में बंटना चाहिए, एक हिंदू का होना चाहिए भारत, एक मुस्लिम का भारत होना चाहिए। फिर 1940 में जो है यह काम जिन्ना ने भी कहा कि हमको कुछ हिंदू साथियों ने मौका दे दिया है, तो इसलिए हमको जो है पाकिस्तान की मांग करनी चाहिए। और इसके बाद 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो कांग्रेस के सभी लोगों ने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसको कह रही थी कि मुस्लिम के साथ हम नहीं रह सकते हैं, उसके साथ 3 प्रांतों में, बंगाल, सिंध और सीमांत प्रांत में 3 जगह सरकार उनके साथ मिल करके बनाई। तो मुस्लिम से परहेज कहाँ हुआ? मुस्लिम से तो परहेज हुआ नहीं। पहले आप कहते हैं कि उनके साथ हम नहीं रहेंगे, फिर उन्हीं के साथ मिलकर के आपने सरकार बनाया, तो 2 मुंह हो गया कि नहीं हुआ। तो इसलिए इनकी बात का कोई कहते कुछ है करते कुछ हैं। ये अभी मोहन भागवत जी कहते हैं कि बिना मुस्लिम के हिंदुत्व नहीं जी, बिना मुसलमान के हिंदुत्व नहीं हो सकता है। और जो है मुस्लिम आए थे तब से अभी तक हैं, वो इस्लाम रहेगा। तमाम हमने पढ़ा है, तमाम उसमें देखा है उनका इंटरव्यू भी, और वो 2 मुही बात हमेशा करते आए हैं। अभी आप देख लीजिए कि अभी मैं देखा है तिरंगा झंडा जो है, उन्होंने कहा हर घर तिरंगा, उन्होंने फहराया हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा निकाला। और आज 14 अगस्त 1947 को उन्होंने कहा था कि भाग्य से कुछ लोग सत्ता में आ गए हैं, उन लोगों ने तिरंगा, भारतवासियों को तिरंगा पकड़ा दिया है, जो अशुभ है, इसको कभी कोई मानने वाला नहीं है, और हमारे देश का झंडा भगवा झंडा होना चाहिए। और फिर इसके बाद उसी को जो है आप हर घर तिरंगा फहरा रहे हैं। तो वो 2 मुंह की बात करते हैं, एक मुँहे बात नहीं करते हैं, उनके बात का कोई भरोसा नहीं है जी। अब मैं प्रदेश पे आता हूँ, उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान योगी सरकार है, 2 टर्म, 2nd टर्म इस समय कर रही है। आप यहाँ की कानून व्यवस्था, चूँकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानून व्यवस्था को बहुत बड़ा अचीवमेंट बताती है। एनकाउंटर्स आप तमाम जगह देखते हैं कि क्रिमिनल्स को एनकाउंटर किया जा रहा है, खबरें आती रहती हैं आए दिन, लगभग हर जनपद में कुछ ना कुछ खबरें आती हैं। आप यहाँ की कानून व्यवस्था को कैसा रेट करते हैं? एक कानून व्यवस्था बहुत ख़राब है, विशेष करके बच्चियों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो काउंटर हो रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा हो रहा है, वो पूरी तरह से फर्जी हो रहा है हर जगह। और माननीय योगी जी योगी हैं, तो वो जो है निर्माण पर विश्वास नहीं करते हैं, विध्वंस पर उनका विश्वास है। और जहाँ तक पुरानी रीति रिवाज देखा जाए तो योगियों का विध्वंस पर ही विश्वास रहा है। तो वो जो है जगह जगह घर गिरवाते हैं बुलडोजर से और काउंटर कराते हैं। तो एक तो जनमानस का विश्वास यदि जीत लीजिए तो वैसे कानून व्यवस्था सही हो जाएगी। और यदि आप ऑपरेशन लंगड़ा चला करके, कुछ ऑपरेशन काउंटर करके आप उसको कर रहे हैं, तो किसी चीज़ को दबाते हैं, फिर इसके बाद जैसे वो दबा रहेगा, फिर एकाएक उठेगा, तो वो कानून व्यवस्था कोई अच्छी नहीं है। आप सब बलात्कार में मामला में देख लीजिए आगे है, काउंटर के मामले में देख लीजिए आगे, कत्ल के मामले में आगे है, डकैती के मामले में आगे, कोई ऐसी धारा नहीं है। और ये नहीं, ये जो है राष्ट्रीय क्राइम का जो एक रिकॉर्ड है उसमें देख लीजिए कि 5 साल में सबसे ज़्यादा 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तो क्राइम कहाँ कम हुआ है? देवी पाटन मंडल में आप कानून व्यवस्था कैसी देखते हैं? गोंडा जनपद में खास, गोंडा जनपद में जो 2 अभी हमने कटरा बाजार में देखा है कि दोनों पार्टियों में मारपीट हुई, दोनों पूरा वीडियो है, और जो है रिवॉल्वर पीछे जो है जेब में लगा हुआ है।
लेकिन दोनों पार्टी से जो है एप्लीकेशन भी पड़ी, लेकिन आज तक मुकदमा नहीं लिखा गया। तो कानून व्यवस्था जो है केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में या गोंडा जनपद में विपक्षियों के लिए अभी एक कहीं किसी से छींक आ जाए तो उसका एप्लीकेशन पड़ेगा, मुकदमा लिख जाएगा। लेकिन इतना बड़ा कांड हुआ, उसमें मुकदमा किसी तरफ से नहीं लिखा गया, तो कानून व्यवस्था कहाँ ठीक है। ये अच्छा एक इंसिडेंट आपने याद दिलाया जो अभी ये कटरा में हुआ था। इस इंसिडेंट चूंकि दोनों ही भाजपा से बिलोंग करते हैं, विधायक और ब्लॉक प्रमुख दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में जैसे कहा जाता है कि डबल इंजन का विकास और हर लेवल पे विकास होता है, केंद्र सरकार कर रही है, प्रदेश सरकार कर रही है, पंचायती लेवल पे विकास। क्या आपको लगता है कि वो विकास सही तरीके से नीचे ग्राउंड लेवल पे पहुंच पा रहा है? देखो, जो सड़कें बन रही हैं प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण सड़क योजना में, वो सड़कें हमारे यहाँ रामापुर दुबहा बाज़ार बनी है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में, और वो टूट गई। ब्लॉक पर जो काम जितना होता है, वो जो अभी ब्लॉक में आरसीसी सड़क बनी है 1 साल पहले, वो टूट गई। पहले आरसीसी बनी थी, उसी पर बना दिया गया, वो टूट गई। जितनी सड़कें बनाई गई हैं कम से कम 3-4 साल तो रहनी चाहिए। वो सड़कें टूट रही हैं, तमाम गड्ढे हो रहे हैं, तो पूरी तरह पुलिया गिर रही है, पुल गिर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप काम करिए, कम काम करिए, लेकिन अच्छा काम करिए। गुणवत्ता वाला काम होना चाहिए। गुणवत्ता बहुत खराब है, इसलिए जो है गुणवत्ता सही हो जाए तो काम। इतना पैसा आ रहा है, इतना जो है जीएसटी से पैसा आया, 127 लाख करोड़ रुपया इन्होंने लिया, तो पैसा तो बहुत आ ही रहा है। पैसा आ रहा है तो जो है विकास होना चाहिए, लेकिन विकास गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। तो इसका विरोध करते हैं आप लोग समाजवादी पार्टी के? समाजवादी पार्टी हम करते हैं, और हम पूरे ज़िले में करते हैं। जहाँ कहीं सड़क में गलत देखता हूँ उसका वीडियो भेजता हूँ, और मैं जो है विरोध करता हूँ। चूँकि जो है हमारे सिर्फ वीडियो भेजने से कुछ लिखित में कार्रवाई आपके द्वारा? लिखित में हम कम से कम जब से ये सरकार बनी है तब से कम 20 बार मैं ज्ञापन दे चुका हूँ। धरने पर मैं बैठ चुका हूँ, मैं तहसील में बैठा हूँ, ज़िले में बैठा हूँ, ज्ञापन दिया हूँ, कई जगह जो है लिखित में दिया है। पूरा चीज़, हर चीज़ का मेरे पास रिकॉर्ड है। राज्यपाल और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मैंने दिया है, और गौशालाओं के बारे में, और हमारे जो ज़िले में जो चिकित्सालय है, जिला चिकित्सालय, उसमें मशीनें नहीं है, उसके लिए दवाई नहीं है, उसके लिए सड़कों के लिए, कई चीज़ों के लिए अभी जो है ये पानी गिरा है। और मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, जिला प्रशासन से, कि तमाम जो है धान सब बर्बाद हो गए हैं, किसान भी बर्बाद हो गए हैं, तो उनको 50% ये नुकसान हो जाता है तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। 50% नहीं, 100% नुकसान हो गया है। धान पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है, जिन लोगों ने काट दिया था, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो उसके लिए भी मैं मांग करूँगा और ज्ञापन भी दूंगा, और जो है उत्तर प्रदेश शासन को भी लिखूंगा, जिलाधिकारी से भी मिलूंगा, सब पूरे कार्यकर्ताओं के साथ मिलूंगा, जिले के नेताओं के साथ मिलूंगा। ये जो कटरा बाजार पे जो प्रकरण हुआ था, इस प्रकरण को आप कैसे देखते हैं कि ब्लॉक प्रमुख और विधायक के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हुआ था? देखो, ये नहीं होना चाहिए। माननीय विधायक जी 5 बार के विधायक हैं, और बहुत एज उनकी हो चुकी है, कोई लड़के नहीं हैं। उनको ब्लॉक प्रमुख से बात करके, उन्हीं के पार्टी के थे, कि मैं आ रहा हूँ और आप हमको मिलिए, वहाँ हमको मीटिंग करना है। तो मीटिंग करने कहीं कोई जाएगा तो लाठी डंडा लेकर के तो नहीं जाएगा। उनके साथ कम से कम 20-25 गाड़ियों में लाठी डंडा था। आप वीडियो देख लीजिए कि जैसे गाड़ी रुकी है, फटफट फटफट सब लाठी डंडा निकाल लिए हैं। इसका मतलब कि जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके प्रति पहले से क्रोध था, कोई मामला ज़रूर था, तभी उन्होंने इसलिए किया। अच्छा, दूसरा चीज़ वो है कि अब वो कई बार ये कह चुके हैं कि मेरे पिताजी जो है पीपल लगा गए हैं, एक भवानी भीख शुक्ला को, एक लल्लू तिवारी को। तो वो कुछ उनके अंदर कोई भावना रही होगी, कोई द्वेष भावना रहा होगा, या उन्होंने कोई ऐसा काम किया होगा प्रमुख जी ने जिससे उनको नाराज़गी रही होगी, तब इसलिए यह कांड हुआ। लेकिन यह कांड नहीं होना चाहिए। एक ही पार्टी के लोग थे, पूरे सब लोग तमाशा देखे हैं, ये काम नहीं होना चाहिए। आपने भवानी भीख शुक्ला जी से इस घटना के बाद में मुलाकात करी थी? नहीं, हमने कोई मुलाकात आपने मुलाकात नहीं? नहीं, मैं उनके घर नहीं गया, ना उनसे मिला। मैंने इसलिए जो फेसबुक लाइव आपने किया? हाँ, हमने विरोध किया, लेकिन मैं ना मिला हूँ ना बात किया हूँ। ओके, फेसबुक लाइव आपने किया, आपने जब ये घटना हुई तो फेसबुक लाइव आपने किया और आपने कहा कि ब्राह्मणों को यहाँ पे परेशान किया जा रहा है। और उसके बाद में कुछ आपके वीडियो आए, पुराने वीडियो, जिसमें दिखाया गया कि भवानी भीख शुक्ला जी के द्वारा आपके द्वारा कहा गया कि मुझे मारने की कोशिश की गई, मेरी गाड़ी पे हमला किया गया, शीशा तोड़ा गया। वो घटना क्या थी? देखो, ऐसा है कि जो मैंने ब्राह्मणों की बात किया, जितने ब्राह्मण प्रधान हैं कटरा बाज़ार में, चाहे कटरा बाज़ार ब्लॉक हो और चाहे जो है हल्दर मऊ ब्लॉक हो,
इस सब में माननीय विधायक जी सब पर एप्लीकेशन दिए हुए हैं जांच कराने के लिए, केवल छांट करके ब्राह्मण को। दूसरी बात जो ब्राह्मण के लिए मैंने कहा, उन्होंने अर्जुन तिवारी को चुनाव लड़ाया नगर पालिका में, नगर पालिका जो वहाँ कटरा बाजार का है, और इसके बाद अपने भाई को भी लड़ा दिया और साथ प्रचार करते रहे अर्जुन तिवारी का। और जैसे चुनाव खत्म हुआ वैसे दोनों भाई इकट्ठा हो गए, और इसके बाद जब शादी हुई तो शादी में अगुआ थे, इन्होंने जो है कार्ड बांटा, इन्होंने अधिकारियों को रिसीव किया, उनका स्वागत किया। तो जब चुनाव लड़ाना हुआ अर्जुन तिवारी को, तब तो आप अलग हो गए, अर्जुन तिवारी के साथ हो गए, और फिर इसके बाद में जो है आपका भाई लड़ गया, तो आपका कंट्रोल कैसे, इसलिए मैं उस पर हमें संदेह हुआ। नहीं, दूसरी बात, कुछ लोग उसको मौका परस्ती कह रहे थे कि आपने सिचुएशन का फायदा लेने उठाना चाहा, क्योंकि इन्हीं भवानी भीख शुक्ला के द्वारा आपके ऊपर हमला किया गया था। मैं आगे आ रहा हूँ, आपके बात का जवाब दे रहा हूँ। ऐसा एक जो भवानी भीख शुक्ला भी माननीय श्री राम सिंह के और माननीय बावन सिंह के साथ थे। इन्होंने एक बावन सिंह ने कई घटनाएं ऐसी किया है कि जैसे जाकर के कर्नलगंज में इन्होंने गोली दागा, इनके खिलाफ 307 मुकदमा हुआ बावन सिंह के द्वारा। और फिर इसके बाद जो है इनका लड़का वहाँ आर एन पांडे के यहाँ किया। ये अराजकता जैसा माहौल ये पैदा करते हैं, तो इनके साथ भवानी भीख शुक्ला थे, जो जैसा ये कर रहे थे वही चीज़ ये सीख रहे हैं। तो वो हमला उन्होंने मेरे ऊपर भी किया, मैं वहाँ गया था, तो पर्चा दाखिल। जब इन्होंने हमला किया था तब ये बावन सिंह जी के साथ थे। बावन सिंह 5 मिनट में वहाँ पहुँचे थे। वो बहुत सराहनीय, कहा कि आपने बहुत सराहनीय कार्य किया, और इन्होंने कहा उसको साले को मार क्यों नहीं डाला। वो घटना क्या थी, थोड़ा सा वो उस घटना का। घटना ये थी कि जो है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था। भवानी भीख शुक्ला चाहते थे कि हमारा जो है चुनाव निर्विरोध हो जाए, और पार्टी के तरफ से ये निर्देश था कि सारे जगहों पर पर्चे दाखिल कराए जाएंगे, चाहे जीते चाहे हारे, लेकिन पर्चा दाखिल होगा। जो विधायक या जो पार्टी का प्रत्याशी है वो दाखिल नहीं कराएगा तो माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी से मिला है। इसलिए कटरा बाजार में मैंने कैंडिडेट ढूंढा, कोई कैंडिडेट मिल नहीं रहा था, क्योंकि इतना पैसा देते हैं तो उसमें कोई उतना पैसा लेने वाला है नहीं, लगाने वाला। तो मैंने एक पंकज गोस्वामी है, वो बीडीसी थे, मैंने उनसे, उनके पिताजी से निवेदन किया कि आप खड़े हो जाइए किसी तरह, मेरी भी इज्जत बच जाए। तो वो किसी तरह खड़े हो गए। जब मैं वहाँ गया तो इन्होंने आकस्मिक देखा, ये समझे थे कि निर्विरोध हो जाएगा, तो इसके बाद ये ईंटा पत्थर वहाँ चलाने लगे। फिर इसके बाद ईंटा पत्थर, ये मतलब भवानी भीख शुक्ला और उनके लड़के, उनके जितने नात रिश्तेदार थे, वो आकस्मिक, वो जानते भी नहीं थे कि हम आ जाएंगे। स्वयं थे वहाँ पे? मैं स्वयं था, मेरे गाड़ी पर जो है ईंटा पत्थर चला, मेरा गाड़ी भी टूटी, और फिर इसके बाद में फिर इन्होंने रोका भी कई लोगों को। भवानी भीख शुक्ला मतलब हमारे सामने भी खड़े हो गए कि हम इनके न लगे, वो कोशिश की है, लेकिन अब जैसे मारपीट होने लगती है तो कोई तौल नाप के तो होती नहीं है। हम अकेले थे, हम तो जानते नहीं थे कि झगड़ा हो जाएगा, नहीं मेरे साथ उनसे ज़्यादा आदमी हैं, तो मैं भी लेके जाता, लेकिन मैं वैसे गया था कि पर्चा दाखिल करा देंगे, इनके मुकाबले लड़ पाना नहीं, लड़ने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इतना पैसा हम नहीं खर्च कर सकते हैं, हम 2 नंबर का पैसा नहीं वैसे लड़ाई झगड़े की उम्मीद नहीं थी, लड़ाई झगड़े की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं पर्चा दाखिल कराने गया था, इन्होंने ऐसा किया। फिलहाल ये हमारे आगे आ गए और खड़े हो गए, दरोगा भी खड़े हो गए चारों तरफ घेर करके, तो मुझको तो कोई चोट नहीं लगी ना, गाड़ी पर खाली भवानी भीख शुक्ला आ गए थे। हाँ, हमारे सामने आ गए, खड़े हो गए दोनों हाथ करके, और कोतवाल एक थे पांडे जी, वो भी पूरा पुलिस लेकर के मेरे सामने खड़े हो गए, तो कोई चोट नहीं लगी। ईंटा पत्थर आया तो गाड़ी पर लगा, गाड़ी से मैं दूर था। तो फिर उसके बाद में वहाँ चलाया, मुकदमा लिखाया हमने, उन्होंने भी लिखाया, हमने भी लिखाया। बाद में हुआ कि गलतफहमी हो गया, तो उन्होंने कहा कि हम उठा लेते हैं, तो हमने कहा हम भी उठा लेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ हो तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। कॉम्प्रोमाइज़ दरोगा ने कराया, दरोगा ने कहा वो कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, आप भी ना करिए। तो हम कहा हम भी नहीं करेंगे, वो मुझसे कोई बात नहीं की भवानी भीख शुक्ला। उस जमाने में भवानी भीख शुक्ला भारतीय जनता पार्टी में थे? भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वो। और सारे जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जबरदस्ती करके निर्विरोध कराए थे अपनी सीट, तो ये भी चाहते थे कि मेरा भी निर्विरोध हो जाए। अब भविष्य में जैसे भवानी भीख शुक्ला पूर्व में समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं, भविष्य में जब आप ये 2027 वाला जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, आप एज ए कैंडिडेट तैयारी अगर करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि आपको कि अक्रॉस द पार्टी लाइंस, बियॉन्ड द पार्टी लाइन, सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, आपको कितना लोगों का सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा? नहीं, हमारा तो जनता में सपोर्ट है, ठीक ठाक सपोर्ट है, और 94,000 वोट मिला है, जबकि करीब 25-26 हज़ार मरे लोगों का वोट पड़ा है, तब भी 94,000 वोट हमको मिला है। 18,000 वोट से मैं हारा हूँ। हम और विनोद शुक्ला जी इकट्ठा हो गए, विनोद शुक्ला जी को 18,000 वोट मिला था,
और बिल्कुल पक्की पक्की संभावना है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का क्षरण हो रहा है, माननीय विधायक जी का उनके लड़के के कारण क्षरण हो रहा है, तो इसलिए समाज पूरी तरह से जो है बहुत नाखुश है, नाराज़ है। प्रधानों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। प्रधानों का जो है पैसा, काम प्रधान का है, पैसा पेमेंट वो करा लेते हैं और अपना पेमेंट करा लेते हैं। प्रधानों का पेमेंट नहीं होने पाता। अभी उन्होंने 32 लाख रुपए का कराया है पेमेंट, प्रधानों का पेमेंट नहीं। प्रधान पूरी तरह से कराया 32 ये हल्दर मऊ ब्लॉक में जो गांव का पैसा आता है, जिनकी योजना गांव की होती है, उससे ये जैसे 4 योजना उसने बनवाई तो ये 2 योजना उनसे छीन लेते हैं और फिर इसके बाद काम करा करके पहले अपना पेमेंट ले लेते हैं, तो उसका पेमेंट भी लटका रहता है। तमाम लोगों का पैसा लगा है, चुनाव होने वाला है, सब लोग छटपटा रहे हैं, परेशान हैं। तो इस तरह के काम ये लोग करते हैं। तो हमें पूरी तरह आशा है कि हम चुनाव अब की 2027 में निश्चित जीतेंगे और हर जात समाज, हर वर्ग से हमारे साथ जितने भी लोग हैं, हर समाज के लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे जो है पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सब लोग हमारे साथ हैं। तमाम जगहों पर ऐसे भी लोग हैं जब हम हार जाते हैं तो उनके यहाँ खाना नहीं बनता है, तो सब हम लोगों को वोट देंगे, अब की चुनाव जीतेंगे। एक सवाल मेरा, एक बहुत ही स्पष्ट और छोटा आंसर आपसे चाहूँगा कि क्या आप जब चुनाव लड़ेंगे जातिगत राजनीति करेंगे, सिर्फ ब्राह्मण वोटों को? आपने अभी कहा कि सर्व समाज के लोगों के से मैं कम्युनिकेशन स्थापित करूंगा, लेकिन क्या सिर्फ ब्राह्मण चेहरा होने के नाते और ब्राह्मणों को ज़्यादा टारगेट करेंगे या अन्यों पे भी उतना ही प्रभाव, उतना ही प्रयास आपके द्वारा रहेगा? देखो, ऐसा है कि जैसा मैंने पढ़ा है जी, जैसा मुझे जानकारी है कि जाति और धर्म के ऊपर बैठ करके जो राजनीति करता है वो शेर की सवारी है। यदि जब शेर पर से उतरेगा आदमी तो शेर उसको खा लेगा। इसलिए मैं जाति और धर्म की राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। यदि मैं ब्राह्मण की राजनीति करूँगा तो मैं ब्राह्मण का नेता होऊंगा, और यदि मैं सभी धर्मों का, सभी जातियों का राजनीति करूँगा तो मैं नेता होऊंगा। तो इसलिए मैं किसी एक जाति का नेता नहीं बनना चाहता हूँ। हम हर गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और जो कमज़ोर लोग हैं, ब्राह्मण हैं चाहे ठाकुर हैं, सबका मैं नेता बनना चाहता हूं। मैं किसी एक जात विशेष का नेता नहीं बनना चाहता हूं। तो अन्य लोगों का कितना समर्थन इस समय आप अपने पास देख रहे हैं? अब हमारा समर्थन जैसे मुस्लिम संप्रदाय है जी, वो हमारे साथ 99% है। ब्राह्मण हमेशा हमारे साथ 60% रहे हैं। दलित चूँकि बसपा लड़ती थी तो दलित उनको वोट देते थे। पिछली बार दलितों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को नमक के नाम पर वोट दिया, जो नमक बट रहा था, तो लोगों ने कहा कि मोदी जी का नमक खाते हैं, जबकि चीनी काट करके नमक दिया था, चीनी महंगी थी। तो आपकी सीट पे पिछली बार बसपा से विनोद शुक्ला लड़े थे, लेकिन वो दलितों का वोट नहीं पाए थे। दलितों का वोट भारतीय जनता पार्टी को गया था, इसलिए मैं चुनाव हार गया। ओके। और अभी पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं। पार्टी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा कल ही संगठन में कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं SIR संबंधित। पंचायती राज से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये SIR जिम्मेदारी के ऊपर बताइए, समाजवादी पार्टी के द्वारा क्या दिशा निर्देश हैं और आप अपनी विधानसभा में इसको कैसे लागू कर रहे हैं? ऐसा है कि ऊपर से जो निर्देश हुआ है, हम लोग BLA बना रहे हैं, BLA 2, तो उसका पूरा बन गया है। इसके बाद एक कमेटी जो है मतदाता पुनरीक्षण और उसका संशोधन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी पूरे जो है विधानसभा में जा करके जहाँ पर लोग मरे हुए हैं और जिनका नाम अभी वोटर लिस्ट में है, उनको कटाने का काम करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जीवित हैं लेकिन उनका डिलीटेड हो गया है, उनको लाने का काम करेंगे। और एक 26 को जो 18 साल का पूरा हो रहे हैं, उनको जो है नाम बढ़वाने का काम एक कमेटी करेगी। हर विधानसभा में एक कमेटी बनाई गई है जो इसका जो है पुनरीक्षण का, परिवर्धन का और संशोधन का काम करेगी। पंचायती राज चुनाव आने वाले, मैं फिर से आया गया हूँ उस टॉपिक पे। पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं। 2 महत्वपूर्ण ब्लॉक हैं आपके पास, एक कटरा बाज़ार है, एक हल्दर मऊ ब्लॉक है। हल्दर मऊ ब्लॉक में आपने बताया है कि कैसे जो है भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ पर। कटरा बाज़ार की क्या स्थिति है और वहाँ आप कितने मजबूत हैं? देखो, हम पिछली बार 8 सीट हमारे यहाँ है जिला पंचायत की। जिला पंचायत की 8 सीटों में 6 सीट हम जीते थे, 2 सीट हमारी हार गई थी। तो हमें आशा है कि उससे कम नहीं रहेगा, हम अच्छी स्थिति में रहेंगे। प्रधान और BDC भी हमारे अच्छे जीतते हैं, चूँकि सामाजिक समीकरण रहता है। जहाँ पर हम अपने लोगों को लड़ाते हैं तो समाजवादी पार्टी का वोट है, वो वोट उनको मिल जाता है, इसलिए जीत जाते हैं। तो हम बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। चूँकि ब्लॉक प्रमुख और जो जिला पंचायत अध्यक्षी का मामला है, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा चलता है।
तो पैसे के मामले में हमारे कार्यकर्ता कमज़ोर हैं, 15 साल से वो सत्ता में नहीं है, तो इसलिए हम लोग वो जो चुनाव ब्लॉक प्रमुख को जिला पंचायत का होता है उसमें हम लोग पार नहीं पाते हैं। लेकिन जो जनता से चुनाव होता है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है, उसमें समाजवादी पार्टी हमेशा 60% रहती है। तो इस बार जो ब्लॉक प्रमुख के आप कैंडिडेट्स लड़ाएंगे कटरा बाज़ार में, हल्दर मऊ पे, ये कैंडिडेट्स क्या उतने ही मजबूत होंगे या फिर पार्टी ने जिम्मेदारी दे दी है कि कोई ना कोई कैंडिडेट लड़ाना है तो आप पंकज गोस्वामी जैसे किसी व्यक्ति को लड़ाएंगे? नहीं, पार्टी ने कहा है कि जो आदमी मजबूत हो उसको लड़ाइए। अब जब बीडीसी का चुनाव होगा तो ये देखा जाएगा कि जो आदमी लड़ने वाला है उसके साथ बीडीसी है कि नहीं है। यदि कोई मजबूत आदमी होगा तो उसको कटरा भी लड़ाएंगे और जो है हल्दर मऊ भी लड़ाएंगे। हम दोनों जगह लड़ाएंगे, दोनों जगह मजबूती से लड़ाएंगे, मजबूती से लड़ाएंगे। उसमें लग करके हम लोग लड़ाएंगे। हमारे पास जो है तमाम बीडीसी जीतते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो हम लड़ाएंगे हर हाल में। पंचायती राज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कामों से आप कितने संतुष्ट हैं? आप कुछ भ्रष्टाचार की बात अभी आपने करी है, भ्रष्टाचार के अलावा गुणवत्ता की आपने बात करी है, लेकिन खास तौर पे आपके क्षेत्र में ये दोनों ब्लॉक पे आप ग्राउंड लेवल पे सिर्फ सड़कों के अलावा और बहुत सारी योजनाएं होती हैं, आवास की योजनाएं हैं, स्वच्छता अभियान की तमाम योजनाएं चलती हैं। इन योजनाओं का क्रियान्वयन क्या लोगों को मिल पा रहा है वर्तमान में या नहीं? नहीं, इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि लोग अपने अपने आदमियों को देते हैं, बराबर बंटवारा कोई होता नहीं है। वो जैसे स्वच्छता में जो है कुछ कूड़ा फेंकने वाला मशीन, एक गाड़ी आई है, उसको अपने आदमी को दे दिया गया। टंकी बनवाई जा रही है तो अपने आदमियों के यहाँ बनवाई जा रही है। पहली बात तो यह है कि पूरे ज़िले में विधायक, जितने भी विधायक हैं, या तो उनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख है, या तो उनका लड़का ब्लॉक प्रमुख है, या तो उनका भतीजा ब्लॉक प्रमुख है। तो गुणवत्तापूर्ण और निष्पक्ष काम नहीं हो सकता है जब उन्हीं के लोग। यही कहानी तो सपा कार्यकाल में भी, सपा के कार्यकाल में कहाँ पर थी? सपा के कार्यकाल में एक पंडित सिंह को छोड़ दीजिए, तो पंडित सिंह ने बनाया था। और मैंने तो हम कटरा बाजार की बात कर रहे हैं, मैंने अपने लड़के को बनाना चाहते तो हम दूसरे को जब बना सकते तो लड़के को नहीं बना सकते थे। अपने परिवार में से 2005 में मसूद को हमने ब्लॉक प्रमुख बनाया। मेरा लड़का भी बीडीसी था, मैं उसको भी लड़ा सकता था। 2010 में जो है हमने छोड़ दिया ब्लॉक उनके लिए, मसूद खां के लिए। 2015 में हमने राजीव ओझा को बनाया। हमारा जब हम उस समय हरिजन हम लड़ाए थे अपने गांव से और वो जीता था। हम चाहते तो बना लेते, निर्विरोध हो जाता, तो निर्विरोध हुआ भी। तो जब निर्विरोध हो रहा है लगातार तो हम अपने लड़के को निर्विरोध नहीं करा सकते थे। लेकिन मैंने जो है अपने परिवार को यह काम नहीं किया, और इसीलिए मैं आज बड़ी पूरी ताकत से, पूरी दमदारी से ये बात, परिवारवाद के बारे में रख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से लेकर के ऊपर जितने मंत्री और जितने बड़े बड़े नेता, 46 लोगों की मेरे पास लिस्ट है जिनके बाप मंत्री रह चुके हैं, जिनका लड़का विधायक है या मंत्री है। तो परिवारवाद जो है वहाँ से लेकर के और जिले तक परिवारवाद है। यदि कोई कहीं भी डिबेट कराना चाहे तो मैं एक एक आदमियों का नाम बता सकता हूँ। आप गोंडा में कितना परिवारवाद देखते हैं? गोंडा में पूरी तरह से परिवारवाद है। और परिवारवाद देखो, कुछ स्तर पर तो परिवारवाद राजनीति में चलेगा ही, इसलिए कि जब आदमी राजनीति में रहता है, विधायक रहता है, एमपी रहता है, एमएलए रहता है, तो उसका लड़का जो है पढ़ने लिखने में कमज़ोर हो जाता है। बिल्कुल। तो कोई भी राजनीति में इंटरेस्ट भी कोई भी आदमी राजनीतिक आदमी ये नहीं चाहेगा कि हमारा लड़का इंजीनियर न बने, हमारा लड़का आईएएस न बने, हमारा लड़का पीसीएस न बने। अपने दिल पर पत्थर रख करके वो जो है राजनीति में लाता है लड़के को। कोई आदमी आज के ज़माने में राजनीति में नहीं लाना चाहता है। राजनीति में शुचिता और ईमानदारी नहीं है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है। इसलिए कभी ना कभी जो जितने भी लोग हैं अपने लड़के और बच्चों को रखे हैं, इनको जेल जाना सुनिश्चित है। 2005-06 में जो है इसी जिले से जिला पंचायत अध्यक्ष जेल गए, ब्लॉक प्रमुख जेल गए, गोदाम प्रभारी जेल गए, तमाम लोग जेल जा चुके हैं। तो इसलिए ये कोई अच्छा काम नहीं है। जो लोग अपने लड़के और बच्चों को रखते हैं वो पत्थर रख करके अपने सीने पर रखते हैं। सब लोग चाहते हैं हमारा लड़का अधिकारी बने लेकिन नेता न बने। आप अपने परिवार में, जैसे आपने कहा कि आपने बच्चों को नहीं आगे बढ़ाया, बीडीसी थे लेकिन ब्लॉक प्रमुख आपने किसी और को बनाया। बच्चों का वर्तमान में क्या राजनीति में इंटरेस्ट है? कितना इंटरेस्ट है? हमारे बच्चे में एक लड़का हमारा बीटेक है, एमबीए है, वो नौकरी करता था। उसकी नौकरी मैंने छुड़वा करके, चूँकि मैं देख नहीं पा रहा था, तो स्कूल है, भट्ठा है, ये सब काम कर रहा है। बड़ा वाला लड़का व्यापार संभाले, उससे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। दूसरे नंबर का लड़का है तो वो भी जो है वो कुछ उनका इच्छा है कि राजनीति करने की, लेकिन मैंने आगे आने नहीं दिया। अच्छा।
तीसरा लड़का हमारा वो जो है BDS है और दांत का डॉक्टर है, तो उसको आना नहीं है। तो इसलिए एक आदमी मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन उसमें 50% चांस है कि वो राजनीति में आवे। बाकी हम कोशिश करेंगे हमारा कार्यकर्ता सेकंड लाइन तैयार हो। हमारे कटरा बाजार विधानसभा में सेकंड लाइन राजनीतिज्ञों की तैयार होगी, तो आगे फिर भविष्य जो हमारे कार्यकर्ताओं का उज्जवल रहेगा। इसलिए मैं बहुत अपने परिवार को उठाने के बहुत चक्कर में नहीं हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि हमारे विधानसभा में हमारे पार्टी का कोई आगे बढ़े, मैं उसकी मदद करूँ। तो राजनीतिक विरासत बैजनाथ दुबे की ज़रूरी नहीं कि बच्चों के पास जाए, किसी भी व्यक्ति के पास जा सकती है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति को, सक्रिय समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए। जिस पर हमको विश्वास होगा, यदि हमारे लड़के पर भी विश्वास होगा तो हम लड़के को सौंपेंगे, अन्यथा हम जिस आदमी पर विश्वास होगा उसी पर सौंपेंगे। आपने दिल्ली का सीरियल देखा होगा कि एक राजा के 4 लड़के थे और उसका एक जो सेना नायक था, सेना नायक का लड़का था, और वो राजा जो है घोड़े पर सवार होकर के और बैलगाड़ी, पहले घोड़े पर सवार हुए, फिर बैलगाड़ी से जाकर के कीचड़ में अपनी बैलगाड़ी फंसा दिए, और उसका लड़का, चारों लड़के आ रहे थे, उन लोगों ने उस बैलगाड़ी पर धक्का दे करके नहीं आगे बढ़ाया, और जो सैनिक का लड़का था उसने धक्का दे करके उस गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। तो राजा आए, दूसरे दिन जब जो है युवराज मतलब वो देना हुआ, राज देना हुआ, तो उसको जो है सैनिक के लड़के को दे दिया, जो दिल्ली वाले कहानी में है। तो उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चे को इसलिए नहीं दे सकते हैं कि इनके अंदर सहानुभूति नहीं है, और जनता के प्रति सहानुभूति नहीं होगी तो उस आदमी को राज देना ठीक नहीं है। तो इसलिए यदि हमारा लड़का हमारे कार्यकर्ताओं को प्यार करेगा, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और वो समझेगा कि हाँ मेहनत करके हमको यहाँ तक लाए हैं, तो मैं उनको दूंगा, नहीं अन्यथा जो कार्यकर्ता हमारे क्षेत्र का आगे बढ़ेगा मैं उसको सौंपूंगा अपनी विरासत। समाजवादी पार्टी के 2 मेन सक्रिय नेता हैं कटरा बाजार विधानसभा में, आप और विनोद शुक्ला जी। अगर आपस में प्रतिद्वंदिता होती है टिकट के लिए, क्या आप विनोद शुक्ला जी के लिए ये सीट देना चाहेंगे? देखो, उसमें कोई प्रतिद्वंदिता नहीं, वो कोई टिकट नहीं मांग रहे हैं। उनको मैंने ज्वाइन कराया है। उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ आपके लड़की की तरह काम करेंगे, जिस तरह आपका लड़का आपके लिए काम करता है उससे ज़्यादा करेंगे और आपके साथ रहेंगे। आप जीत जाइएगा तो हमको कहीं पद दिला दीजिएगा, या जहाँ कहीं लड़ाना होगा लड़ा दीजिएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है, वो टिकट मांग नहीं रहे हैं। और 94,000 वोट हमको मिला, 18,000 वोट उनको मिला है। कोई भी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व कभी ऐसी गलती नहीं करेगा कि 94,000 वालों को वोट टिकट ना दे करके 18,000 पाने वाले का टिकट देगा। तो इसलिए हम दोनों आदमी साथ में हैं, हम दोनों आदमी साथ में इकट्ठा होकर के और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे, और हम जीत जाएंगे। सरकार बनेगी तो तमाम पद निकलते हैं, उनको MP लड़ा देंगे, उनको MLC लड़ा देंगे। जब हम मजबूत हो जाएंगे तो उनके लिए हम पूरा जगह देंगे। जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो कहीं ना कहीं ये चर्चाएं आ रही थी, कुछ लोगों ने चर्चा करी, व्यक्तिगत मुझसे करी, समाजवादी पार्टी के नेता थे, कि आप जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह का समर्थन कर रहे हैं कैसरगंज लोकसभा सीट पर। ऐसी अफवाहों पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कमी ढूंढ करके वो कोई ना कोई मामला कमी ढूंढेंगे ही। लोगों का काम है कहना। ब्रिजभूषण शरण सिंह जब हमारी पार्टी में थे 2009 में, मेरी पार्टी में आए और नेताजी ने बुला करके हमसे कहा कि इनकी मदद कर दीजिए, तब मैंने नहीं किया। तो इस समय तो भारतीय जनता पार्टी में है। आपने तब क्यों आपको आप जान लीजिए कि 2004 में, मैं आज खुलासा कर रहा हूँ, 2004 में जब घनश्याम शुक्ला जी मरे थे तो उस समय बड़ी परिस्थिति खराब थी। मैं नेताजी से मिला तो नेताजी हमसे पूछने लगे कि वहाँ क्या हुआ है गोंडा में, सही सही बताओ। तो हमने कहा कि लोग ये कह रहे हैं कि उनका मर्डर हुआ है और लोग बहुत आक्रोशित हैं। तो कहीं पार्टी के प्रति तो कोई आक्रोश नहीं है। तो हमने कहा नहीं, पार्टी के प्रति आक्रोश है, क्योंकि सत्ता आपकी है और मरे हैं तो आपके लिए आक्रोश है। तो कहीं उस परिवार से जा कर के मिलो। मैं उस परिवार से मिला, खैर कोई तवज्जो नहीं मिला, लेकिन 3-4 बार मिला। फिर इसके बाद में जो है उन्होंने कहा कि हमको सिक्योरिटी दिला दीजिए। तो मैंने जो है नेताजी से कहा, नंदिता शुक्ला के परिवार ने आपसे, नंदिता शुक्ला के परिवार वालों ने कहा कि हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसी बड़ी घटना घटी है, तो हमको सिक्योरिटी दिला दीजिए, इतना काम हमारा कर दीजिए। तो हमने माननीय नेताजी से कहा। तो अमिताभ ठाकुर उस समय जो है यहाँ पर पुलिस अधीक्षक थे, उनको मेरे सामने उन्होंने टेलीफोन किया और उन्होंने कहा कि बैजनाथ दुबे को आ रहे हैं, मिलेंगे विधायक जी, और जितना सिक्योरिटी और जैसी सुविधा चाहें उस परिवार को, जो घनश्याम शुक्ला मरे हैं उनके परिवार को जो भी ये कहें, इनकी मदद कर दीजिएगा, कर दीजिएगा।
तो फिर इसके बाद मैं आया तो उन्होंने पूरा जो है पीएससी वगैरह दे दिया, सब पूरी उनकी मदद हुई। फिर मैं दोबारा मिला तो कहा कि अब क्या स्थिति है, तो हम कहा कि नहीं स्थिति तो बहुत ख़राब है। तो उन्होंने कहा पूरे मंडल में आप चलिए, इस बात को रखिए कि उनका जो है ये मर्डर हुआ है, इस बात को रखिए। तो मैंने सब जगह कार्यक्रम चलाया, उनके अनुसार चलाया। और फिर इसके बाद में ये हुआ कि वो पार्टी में आ गई। पार्टी में ऐसे आगे मैं लाया, मैं उनको लेके आया। आप ही लेके आए? हम लेके आए, नेताजी के कहने पर लेके आए। अच्छा, नेताजी ने कहा कि उनको पार्टी ज्वाइन कराओ, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। अच्छा। फिर मैं 3 महीने तक उनके यहाँ दरवाजे पर दौड़ दौड़ करके जाता था, लेकिन वो तैयार नहीं होती थी। फिर किसी तरह से वो तैयार हुई, तब मैं ले जा करके उनको वहाँ मिलवाया और फिर इसके बाद टिकट दिलाया। तो उस समय जो है परिस्थिति ये थी कि मैं कुछ बृजभूषण सिंह के खिलाफ भी बोला था, तो हम फिर कैसे उनकी मदद करते। तो 2009 में मैंने जवाब दे दिया नेताजी को कि हम मदद नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, गोंडा प्रभारी बना देता हूं, आप गोंडा देखिए। तो मैं पंडित सिंह का चुनाव देखने लगा। तो उस समय मैंने बृजभूषण सिंह की मदद तब नहीं किया जब पार्टी में थे। तो अब तो कोई सवाल ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की मदद करें। मुलायम सिंह के कहने के बाद भी मैंने मदद नहीं किया। उन्होंने कहा और नंदिता जी के सामने कहा कि जो है जाइए मदद करिए। तो नंदिता जी मेरे तरफ देखने लगी, तो मैंने मना कर दिया कि हम मदद नहीं कर पाएंगे। तो मदद मैंने नहीं किया। दूसरी बात जो है, बृजभूषण शरण सिंह जी अपना पूरा संसाधन बावन सिंह को हमें हराने के लिए देते हैं। अपना वो जो PRO हैं उनको वो अब की बार 2022 में लगाए थे। पूरा चुनाव उनका बावन सिंह का वो देख रहे थे। कौन PRO? क्या नाम है ठाकुर साहब का? वो हाँ, सुनील सिंह ने, यहाँ वाले जो प्रधान थे, पहले जो PRO थे। अच्छा। MP के PRO थे महेंद्र सिंह। अच्छा। महेंद्र सिंह वहाँ पर थे जी। महेंद्र सिंह उनका चुनाव देख रहे थे। तो बहुत हमसे सहानुभूति दिखाते, तो मैं उनके प्रति सहानुभूति दिखाता। तो मैं ना उन्होंने कोई सहानुभूति दिखाई, मेरा उन्होंने जितना विरोध करना था किया, तो उतना वैसे मैंने उनका भी विरोध किया, आज भी विरोध करता हूँ। एक सवाल यही बनता है कि मुलायम सिंह के कहने पर भी आपने क्यों नहीं बृजभूषण शरण सिंह का उस समय समर्थन किया? नहीं मदद किया, चूंकि वो बराबर मेरा विरोध करते आ रहे थे, पहली बात। दूसरी चीज़, मैं भाषण में कहता था कि जो है इनकी हत्या हो गई घनश्याम शुक्ला की। सारे लोग उनके ऊपर संकेत करते थे, सारे लोग, मैं तो नहीं कहा, लेकिन सारे लोगों की इच्छा थी कि यही इन्होंने कराया है। तो इसलिए जो है मैंने कहा कि अभी तक मैं भाषण दूसरा दे रहा था, अब कैसे उनके पक्ष में भाषण दूँ। नीति नहीं बदलेगी? नहीं, नीति नहीं बदली हमने, और हमने मदद नहीं किया उनकी। ओके। और जैसे राजनीति में बड़े नेताओं में हम लोग देखते हैं कि विरोध तो करते हैं, लेकिन मुलाकातें हो जाती हैं। पब्लिक लाइफ में मुलायम सिंह और मोदी जी भी साथ में दिखे, अखिलेश यादव, मोदी जी, योगी जी भी साथ में दिख जाते हैं। आपने अभी पीछे कहा था कि आप भवानी विक शुक्ला जी को, के बच्चों को जो चोट लगी, आप नहीं देखने गए थे। ऐसा क्यों? मतलब आपके ही क्षेत्र के नेता हैं, दूसरे दल के हैं, लेकिन क्या एक राजनेता के तौर पर, क्योंकि जैसे अन्य विनोद शुक्ला जी शायद गए थे देखने। हाँ, गए थे। तो आपकी पार्टी के ही नेता हैं, तो ये दूरी क्यों बना के रखते हैं आप? वो तो जो विनोद शुक्ला की बात कर रहे हैं जी, वो उन भवानी विक शुक्ला के लड़के को भी देखने गए थे जी, और बावन सिंह के जितने लोग चोट खाए थे उनको भी देखने गए थे। जी। और आपने लेकिन दोनों से दूरी लेकिन बना के मैं ना उन देखने गया, ना उनके लड़कों को देखने गया, और मैंने बराबर दूरी बनाए रखी। मैंने जो अपना उद्गार था, जो सही उद्गार था, उस उद्गार को 2 मिनट में मैंने फेसबुक पर डाल दिया था। उससे इसके बाद हमारी कोई ना मदद है, ना मैं उनसे मिलने गया, ना वो हमसे मिलने आए। जैसे लोगों को चोट लगती है, एक होता है कि हाँ मेरा नेता है, वो भी नेता है, चलिए मिलाते हैं, हालचाल पूछाते हैं। मैं इसलिए नहीं गया कि मैं जैसे कहीं पर मैं पार्टी नहीं बनना चाहता हूँ। बावन सिंह का लड़का मरा था जी। तो ये मैं चाहता तो उसमें CBCID की जांच हो जाती और डॉक्टर आर्यन पांडे साफ निकल जाते, क्योंकि आर्यन पांडे मारने नहीं गए थे उस लड़के को, वो स्वयं गया था। लेकिन मैं पार्टी नहीं बना। मैंने जवाब दे दिया कि मैं किसी तरफ से कोई मदद नहीं करूँगा। हमारा उनका जो है राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन उसी के 15-20 दिन के बाद मेरे ऊपर एक बार पत्थर फिर चला, कप्तान सिंह ने चलाया था। अच्छा। मैं गया था गाड़ी खड़े की, उस समय जो है कोऑपरेटिव पर चुनाव था, कोऑपरेटिव में चुनाव हार गए थे और हमारा आदमी जीत गया था। तो जब वो जाने लगे तो 4-5 पत्थर जो है हमारी गाड़ी पर उन्होंने मार दिया। किसने मारा? कप्तान सिंह के लड़कों ने। तो मैंने FIR कराया, FIR करा दिया। तो FIR जब कराया, जब पुलिस उनको पकड़ने गई तो बावन सिंह ने तुरंत टेलीफोन किया
तो हमने तो उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन वो कोई मौका नहीं चूकते हैं। तो इसलिए मैं बावन सिंह के किसी आदमी को देखने नहीं गया। भवानी भीख शुक्ला के लड़कों को इसलिए मैं नहीं देखने गया कि चूँकि अब वो विनोद शुक्ला गए थे, उन्होंने पूरा हालचाल हमको बताया। और दूसरी बात, मैं वहाँ जाता तो वो बीजेपी में है, हम सपा में हैं, तो मैं जो है पार्टी के नीतियों के खिलाफ नहीं गया। ब्रिजभूषण शरण सिंह की बातें भी हमने करी हैं। दो बड़े नेता जैसे आपने भी कहे, पूर्व में समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, कीर्तिवर्धन सिंह भी, ब्रिजभूषण शरण सिंह भी। वर्तमान में दोनों से कैसे संबंध है, बातचीत होती है, मुलाकातें होती हैं? देखो, ऐसा है कि वो बड़े नेता हैं दोनों लोग, और दोनों लोगों से मेरी कोई बात कभी नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। जो राजा साहब के जितने आदमी हो मेरा दबा के विरोध करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कटरा बाज़ार भी उनके उसमें था, जब वो गोंडा से चुनाव लड़ते थे, तो जितने उनके आदमी हैं वो सब बावन सिंह के साथ हैं। ब्रिजभूषण सिंह के जितने आदमी हैं सब बावन सिंह के साथ हैं। मैं और कुछ आगे बढ़ करके इसलिए नहीं करता हूँ कि चूँकि मेरे पार्टी में वो लोग रह चुके हैं, तो यदि रह चुके हैं, यदि बहुत खराबी थी तो मेरे पार्टी में रहे तो उस समय हमें विरोध करना चाहिए। मैं इसलिए खुल के विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जो उनके खिलाफ लड़ता है, चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, चाहे राजा के खिलाफ, मैं दबा करके उनकी मदद करता हूं। करेली यादव लड़े, मैंने पूरी ताकत से उनकी मदद किया, और भगत राम मिश्रा लड़े तो उनकी पूरी ताकत से उनकी मदद किया। और श्रेया वर्मा लड़ी तो जहाँ भी उन्होंने बुलाया वहाँ पर जाकर के भाषण दिया, और जितने हमारे लोग गोंडा में थे उन लोगों ने श्रेया वर्मा की मदद किया। मैं कोई पीछे से कोई वार न करता हूँ, न पीछे से मिलता हूँ। अब बावन सिंह से तल्खियाँ क्यों है? राजनीतिक ही है या व्यक्तिगत भी है? बावन सिंह चूँकि द्वेष भावना रखते हैं। राजनीति में यदि मैं नहीं लड़ूंगा बावन सिंह के मुकाबले, तो कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से लड़ेगा, कोई सीट खाली तो जाएगी नहीं। वो उनकी आदत यह है कि जो उनको वोट देता है वो तो उनका प्यारा है, और जो वोट नहीं देता है सबसे बड़ा दुश्मन है, या उनसे जो चुनाव लड़ता है सबसे बड़ा दुश्मन है। तो उनसे हमारा कभी जब से छूटा है तब से कोई बात नहीं हुई। जो आपका प्रमुखी का चुनाव, प्रमुखी के कार्यकाल से छूटा है तब से हमारी उनकी कोई बात नहीं हुई। वो हमको देखते हैं तो रास्ता काट जाते हैं, हम उनको देखते हैं तो रास्ता काट जाते हैं। वो अगल बगल में लोग खड़े रहते हैं तो उनकी पैलगी भी करते हैं, मेरी पैलगी भी नहीं करते हैं। वो मुझको देखना नहीं चाहते हैं, जबकि हम नहीं लड़ेंगे तो कोई न कोई लड़ेगा। तो उनको घाव है, जो 2 बार हमसे हारे हैं तो उनको घाव है। और ईश्वर से मैं कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको घाव बनी रहे। और ये जो अब जैसे 2027 विधानसभा चुनाव की बात होगी, 2027 विधानसभा चुनाव में मैंने आपसे पहले पूछा था कि अधूरे काम क्या क्या हैं जिनको आपने करेंगे। आपने रोज़गार की बात करी। समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पे, कैंडिडेट के तौर में, जैसे आपने कहा कि 90,000 प्लस वोट्स आपको लास्ट टाइम मिले थे। अगर आप जाते हैं, लोगों से क्या वादे करेंगे? गोंडा पोस्ट के दर्शक आपको देख रहे हैं, आपकी जनता को अगर आप वादे करना चाहेंगे गोंडा पोस्ट के माध्यम से, तो क्या वादे करेंगे? देखो, वादा हम करते नहीं हैं जी। मैंने जब समाजवादी पार्टी में चुनाव जीता हूँ उस समय सड़कें बहुत ख़राब थी, सड़कों को मैंने बनवाने का काम किया। पूरा विधानसभा जानता है कि विकास का काम हमने किया। सारे जगहों पर पुल नहीं थे, पुल बनवाया, सड़क बनवाया, बिजली लगवाया, स्कूल बनवाया। स्कूल को लेके आए 85 स्कूल, एक ही चिट्ठी में 85 स्कूल हम लेकर के आए थे। पूरे उत्तर प्रदेश में शायद कोई ना ला पाए, प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल एक ही जो है चिट्ठी पर 85 स्कूल लेकर के आए, और दैनिक जागरण अखबार में भी छपा था। और CSC PSC को CSC में बदलवाया, इंटरमीडिएट कॉलेज का तमाम मान्यता कराया, तमाम विधायक निधि से दे करके स्कूलों को उस स्तर पर बनाया। जो करना था मैंने किया, लेकिन वादा नहीं किया था। लेकिन मैं ये इसलिए वादा करता हूँ कि किसानों के लिए प्रति, और नौजवान जो बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, हमारे देश में 25 लाख इंजीनियर और डॉक्टर विदेश हर वर्ष जाते हैं। 25 लाख लोग यहाँ से जाते हैं, और विदेश की सभी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हिंदुस्तान के लोग हैं और कंपनी चला रहे हैं। और अमेरिका में 60% वैज्ञानिक और डॉक्टर जो है भारत के हैं, और यहाँ के लोग यहाँ को महाशक्ति नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ की सरकारों की देन है कि नहीं बना पा रहे हैं। तो मेरी इच्छा है कि जो लोग जिस स्तर पर हैं, कुछ फैक्ट्री, कुछ स्वरोजगार, कुछ और रोजगार, जैसे डेयरी उद्योग है, जैसे तमाम जगह जो है आलू पैदा होता है लेकिन रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो छोटे छोटे जो है हम कारखाने, छोटे छोटे जो है उद्योग, ये सब लगाने का काम करेंगे। हमारे लोग तमाम बम्बई में, गुजरात में भी, मैं गुजरात गया था, 5-6 हज़ार आदमियों से मिला वहाँ। अच्छा।
तो वहाँ पर लोग तमाम छोटा छोटा काम कर रहे हैं। आप ही की विधानसभा के हमारे लोग थे? विधानसभा के 10,000 लोग हैं वहाँ। अच्छा। और मैं अभी गया हूँ, 3-4 हज़ार आदमियों से मिला हूँ, पूरी भीड़ लगी रहती थी। एक एक मीटिंग में 11-11, 12-1200 लोग रहते थे। तो मैंने सोचा कि ये जो काम छोटा छोटा ये सब कर रहे हैं, ये काम ये गोंडा में हो सकता है। गोंडा में भले ही 24 घंटा बिजली नहीं रहती, गुजरात में रहती है, पहले से रहती थी, कोई बीजेपी के सरकार में नहीं, बीजेपी सरकार के पहले भी रहती थी। तो यहाँ के लोग वहाँ काम कर रहे हैं, तो वो उस काम को हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे कि यहाँ काम करें। तमाम जो है दूध जो है लोग ढूंढ ढूंढ करके बेचते हैं, यहाँ गोंडा में बेचने आते हैं। कोशिश करेंगे कि बड़ी बड़ी डेयरी उद्योग लग जाए, तो वहाँ से खोया बनना है, पनीर बनना है, तमाम चीज़ हम लोग जाते हैं जरवल से खरीद लाते हैं, नवाबगंज से खरीद के लाते हैं। तो उसको हम सारा उद्योग बनाने का काम करें। मेरे दिमाग में था, लेकिन चुनाव जनता ने हरा दिया। और भले ही नहीं जीते होते तो जो है तो वो काम कर नहीं पाते। सरकार बने तब जीतेंगे तो हम पूरा काम करेंगे। तो इसलिए तमाम हमारे मन में है बेरोजगारों के लिए। स्कूल की स्थिति यह है कि तमाम स्कूल बंद हो रहे हैं, टीचर है नहीं, तो उनको टीचर को लाने के लिए व्यवस्था करेंगे कि टीचर ज़्यादा हों। तो स्वास्थ्य के मामले में बहुत स्थिति खराब है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारों को और किसानों को 4 चीज़ हम लेकर के चलेंगे, जिससे जो है हमारे क्षेत्र का विकास हो। और विकसित रास्ते पर छोड़ करके, और जिस दिन विकसित हो जाएगा और लोग काम करने लगेंगे और बाहर के लोग यहाँ आ जाएंगे। मैंने जो सड़क बनवाई है, जहाँ जहाँ पर सड़क बनवाई है, दुकानें खुल गई हैं, चौराहे खुल गए हैं, पंचर बन रहा है, मेडिकल स्टोर खुला है। तो सड़क ना बनवाते तो वहाँ पर ये जो है कोरोना में लोग कमा करके वो फिर लाए हैं, यहाँ पर बनाए हैं दुकानें, तो क्यों बनाते। इसलिए मैं संसाधन लोगों को दूंगा और आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और जिस दिन लक्ष्य हमारा पूरा हो जाएगा उसी दिन राजनीति से संन्यास लूँगा। तो एक बार विधायकी करेंगे और ये सब अपने लक्ष्य को एक बार नहीं, मतलब जब आप ये सब आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा उसके बाद संन्यास लेंगे। और कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं कि लोकसभा लड़ा जाए, जैसे मैंने पहले भी पूछा था आपसे कि संगठन में आगे बढ़ा जाए, और कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं पालते? देखो, लोकसभा में हमको टिकट मिला था। अच्छा। हमसे टेलीफोन पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई थी और उन्होंने कहा कि आप जाकर के पर्चा खरीद लीजिए, तैयारी करिए, मैं सिंबल भेज रहा हूँ। मैंने तैयारी किया और फिर इसके बाद टेलीफोन किया कि तैयारी हो गई है, पूरा पर्चा सब भर गया है। तो उन्होंने कहा कि आप वहीं इंतज़ार करिए, मैं सिंबल भेजूँगा। फिर इसके बाद पता नहीं कौन सी बात आई, कहाँ से क्या मामला सेट हुआ कि जो है वो भगत राम मिश्रा जी को टिकट मिल गया। तो मैं जब उन्होंने कहा था कि आपको लड़ना है, तो मैंने मना किया था कि मैं नहीं लड़ पाऊँगा, चूँकि मैं चुनाव अभी हारा हूँ, अभी 2 साल हुआ है, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास पैसा नहीं, पैसा पूरी पार्टी देगी और तुम चुनाव लड़ो। लेकिन तैयार हो गए थे? तैयार हो गए थे। मैंने पर्चा खरीद लिया, पर्चा भर दिया था, 25,000 सिक्योरिटी भी जमा कर दी थी। 1 महीने के बाद सिक्योरिटी मैंने वापस लिया, सारा चीज़ मेरा कंप्लीट था। लेकिन पता नहीं किसको क्या समझ करके उन्होंने भगत राम मिश्रा जी को दे दिया, तो मैं उनकी मदद करने लगा। कहानियाँ कुछ ये सुनी गई थी कि जैसे आंशिक रूप से आपने जो बताया कि आपको टिकट ऑफर हुआ, आपने ये बताया कि मैंने चुनाव अभी लड़ा, आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं हूँ, तो ये आर्थिक रूप से आपने तो आपने टिकट के लिए मना कर दिया। हाँ। और आपने टिकट नहीं लिया। हाँ। आपने कह दिया कि किसी और को दे दीजिए। हाँ। मैं टिकट नहीं लूँगा। हाँ। उसके बाद भगत राम मिश्रा जी को दिया। हाँ। तो भगत आपके हिसाब से, लेकिन भगत राम मिश्रा जी को टिकट का अनाउंसमेंट हुआ, तब तक आप अपने नहीं, तब तक हम पर्चा भरे हुए थे। पर्चा भरे थे, सब कंप्लीट था। सिंबल आता तो सिंबल उसके साथ भरा जाता है। तो फिर उन्होंने जब मैंने कहा हमारा पर्चा कंप्लीट हो गया है, तो उन्होंने कहा वेट करिए, मैं यहाँ से भेजूँगा। तो हम सिंबल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सिंबल उनको मिल गया तो वो लड़ने लगे। उसके लिए फिर आपने मेहनत करी? हाँ, हम जो जितना हो सकता था, 13 दिन में चुनाव उनका लड़ा। 90,000 कुछ वोट उनको मिला। वो कोई यहाँ ना न्योता किए थे, ना कोई उनका एक को आदमी था, सारे हमारे ही आदमी थे। 90,000 वोट उनको मिला। कब मिला? और अभी जो है, जैसे मैंने कहा राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात, संगठन में क्या अपने आप को आगे देखते हैं? संगठन में मैंने कोई प्रयास नहीं किया, कभी नहीं किया। और पिछली बार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि आप जाइए जिला देखिए, मैं जिला अध्यक्ष बनाना चाहता हूं, तो मैंने उनसे हाथ जोड़ लिया। मैंने कहा कि मैं अपनी विधानसभा देख रहा हूं, इतना काफ़ी है, मैं जिला नहीं देखूंगा। क्योंकि यहाँ पर जो है जिले में देखेंगे तो हम सही बात कहेंगे, अब उसमें तमाम लोगों को बुरा भी लगेगा और जो है अच्छा भी लगेगा। तो मैं कंट्रोवर्सी नहीं पढ़ना चाहता था, इसलिए मैंने जो है मना कर दिया। वर्तमान जिलाध्यक्ष जो अरशद जी हैं, उनके कार्यकाल को कैसा देखते हैं? उनका कार्यकाल ठीक है, वो मेहनत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं और लोगों से मिलते जुलते हैं, बैलेंस बना करके चलते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। मुलायम सिंह जी के बाद में आप अपना नेता किसको देखते हैं कि जिसको देख के आपको सीख मिलती हो? अब नेता में जैसे आदरणीय नेताजी तो बहुत दिन से हम उनसे जुड़े थे जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं देख रहा हूँ। हम अपना नेता, मुख्य नेता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को मानता हूँ। ना मैं किसी नेता के यहाँ घर जाता हूँ, ना मैं किसी से टिकट मांगने की सिफारिश करता हूँ, ना मैं कोई सिफारिश करता हूँ। ये टिकट दे देंगे तो लड़ेंगे, और हम किसी के पास जो है टिकट मांगने नहीं जाएंगे, क्योंकि 89 से हम जुड़े हैं और सबसे पुराने हम गोंडा ज़िले में हैं। तो टिकट के लिए अब हम जाएं, उनके आगे पीछे खड़े रहें। उन्होंने कहा भी है कि टिकट के लिए आपको आना नहीं पड़ेगा, आप अपना काम करिए। ये पक्का है कि कटरा बाजार विधानसभा से साइकिल के सिंबल पर समाजवादी पार्टी से बैजनाथ दुबे कैंडिडेट होंगे, जैसा उन्होंने कहा है और जैसा हम मिलते जुलते हैं, हमको तवज्जो देते हैं, उस हिसाब से लगता है कि टिकट हम ही को मिलेगा। और हमेशा 1 नंबर पहली सूची जब निकलती है तो उसमें हमारा नाम आदरणीय योगेश प्रताप सिंह का और सूरज सिंह का, तीनों लोगों का रहता है। इसके बाद में दूसरे लोगों का होता है। तो 3 टिकट जो है एक ही लिस्ट में, पहली लिस्ट में निकलता है। क्या ये अगले चुनाव में भी ये भी हम पूरी तरह से उम्मीद है कि हम तीनों लोगों का एक ही लिस्ट में निकलेगा और 6 महीना पहले निकलेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये अच्छी जानकारी दी आपने। तो लोग अपडेट हो जाइए कि 3 टिकट बैजनाथ जी ने बता दिए हैं कि लगभग फाइनल मानिए कि आपको जो है प्राथमिकता दी जाती है। एक लास्ट सवाल है, सवाल भी नहीं है ये, हमारे पास कोई भी सामाजिकता से जुड़ा व्यक्ति आता है, नेता आता है, सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं, हम एक संदेश देना चाहते हैं युवाओं को, क्योंकि गोंडा में जैसे आप भी देखते होंगे युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है, और हर प्रकार का नशा, शराब का नशा, कच्ची शराब का नशा, अवैध जो रूप से बिकते हैं मादक पदार्थ, उनका नशा खूब बढ़ रहा है, गांजा, स्मैक, ऐसी चीज़ें। एक संदेश आपके द्वारा, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, 90,000 आपने बताया कि आपको वोट मिले थे, वो कहीं ना कहीं एक संदेश फ़र्क करेगा। आप अपने लोगों को, अपने समर्थकों को और अन्य युवाओं को एक मैसेज दीजिए कि नशे की प्रवृत्ति से क्यों दूर रहना चाहिए और उसमें भलाई है बच्चों की। नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ, जो नौजवान साथी हैं तमाम, मैं देखता हूँ कि गुटखा खाए रहते हैं, बात करते हैं तो गुटखा खाए रहते हैं, हंसना हो तो गिर जाता है। तो गुटखा खाने से पूरे समाज की हंसी चली गई। तो दारू पीना और गुटखा खाना ये जो है बहुत गलत बात है। और हम लोगों से अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि तमाम बीमारियां, किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहे हैं, मुंह में कैंसर हो रहा है और गले में कैंसर हो रहा है। तो जो परिस्थितियां हैं तमाम, मैं जानता हूं बेरोजगार हैं, उनको नौकरी मिली नहीं, वो टेंशन में भी हैं। बहुत लोग वो टेंशन में दारू पी लेते हैं, टेंशन में पान पराग खा लेते हैं। लेकिन टेंशन पालना, ये इससे दूर रहना हम लोगों का कर्तव्य है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए ऐसा समाज का निर्माण करें कि आने वाली पीढ़ी इस जो है नशा से मुक्त रहे। और नशा से मुक्त रहेगा तो निश्चित रूप से, चाहे रोजगार के माध्यम से, चाहे नौकरी के माध्यम से, चाहे किसी माध्यम से, हर हाल में विकास करेंगे। यदि विकास में आगे बढ़ना है तो इस चीज़ को छोड़ना होगा। और दूसरी बात, गुस्सा छोड़ना होगा। जो एक दूसरे के प्रति गुस्सा रहते हैं, द्वेष भावना रहते हैं, इसको छोड़ दीजिए। सब ईश्वर की देन है। यदि किसी का विकास हो रहा है तो उसका देन ईश्वर है। तो आप ईश्वर पर विश्वास करिए और आगे बढ़िए, मेहनत करिए, मेहनत से कमाइए। यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी सीख है, यही हमारी प्रार्थना है आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद बैजनाथ जी, आपने इतनी अच्छी बातें करी, युवाओं को मार्गदर्शन दिया, और अपेक्षा है कि आप बैजनाथ जी की बातों को सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। क्योंकि नशे से, ध्यान रखिए, नशे से सिर्फ आप बेकार नहीं होते, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से आपका परिवार बेकार होता है, आप पे डिपेंडेंट लोग परेशान होते हैं। और जैसा कि बैजनाथ जी ने बताया कि 3 सीटें लगभग जो है कन्फर्म मान के चलिए। गोंडा सदर से सूरज सिंह, कर्नलगंज से योगेश प्रताप सिंह और कटरा बाजार से बैजनाथ दुबे जी, समाजवादी पार्टी के, ये 3 उम्मीदवार रहेंगे। 1% में छोड़ देता हूँ कि समय कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद गोंडा पोस्ट से बात। आपको भी धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद, हमको सुना, बहुत अच्छा मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।